ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ नासिर शेख, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन और द ब्लैक बोर्ड। आज हम जमा किस लिए हुए हैं पहले उसको समझ लेते हैं। आज हम यहाँ पर गैदर इसीलिए हुए हैं क्योंकि हम दो बातों को आज यहाँ पर सीखेंगे। पहली बात, हम ये देखने की कोशिश करेंगे, ये समझने की कोशिश करेंगे बेसिकली कि पेपर प्रेजेंटेशन एक्चुअली होता क्या है और क्या एक्चुअली पेपर प्रेजेंटेशन से मार्क्स बढ़ते हैं। क्या पेपर प्रेजेंटेशन बियॉन्ड गुड हैंड राइटिंग के अलावा भी कुछ पेपर प्रेजेंटेशन होता है। और सेमिनार का दूसरा पार्ट ये है कि हमारे पास जो सब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो लैंग्वेज हो, साइंस हो, एसएस हो या मैथ्स का सब्जेक्ट हो, इनको हम आखिरी समय में रिवाइज़ कैसे करेंगे और उसमें से हम क्या पढ़ के जा सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। तो बेसिक एजेंडा जो है सेशन का वो यही है। मैं पिछले लगभग 8 साल से पढ़ा रहा हूँ। प्रोफेशनली मुझे पढ़ाते हुए 5 साल हो गए हैं। मेरे गाइडेंस के अंदर अब तक हमने अल्हम्दुलिल्लाह 2 बार सीबीएसई में 96% स्कोर किया है। स्टेट बोर्ड में हमने कई बच्चों का मैथ्स और साइंस में कई बार हमने 98+ मार्क्स लेकर आए हैं। और इसके अलावा वही नॉर्मल जो 90+ के स्टूडेंट्स होते हैं वो यूजुअली। मेरे बारे में कुछ बातें हैं। मेरा ग्रेजुएशन स्टैटिस्टिक्स में हुआ है केजे सुमाया से। पोस्ट ग्रेजुएशन मेरा एजुकेशन में हुआ है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कुरला में है। और इसके अलावा मैं टीच फॉर इंडिया फेलो रह चुका हूँ। आप ये सब सर्च कर सकते हैं, यूजुअली आपको नहीं दिखाई देगा। मैं अक्रॉस मुमरा में मैं अक्रॉस एक शायद अकेला टीचर हूँ जो तीनों बोर्ड्स पढ़ाता है, मतलब जिसके बैचेस प्रॉपर्ली चलते हैं। जैसे कि आपका एसएससी बोर्ड है तो हमारे पास एक बैच में सीबीएसई का बोर्ड होता है और एक बैच में आईसीएसई का बोर्ड होता है। ये 3 अक्रॉस बोर्ड्स होते हैं, ठीक है। तो ये मेरे बारे में छोटा मोटा सा एक इंट्रोडक्शन था आपके लिए। आप मुझे अलग अलग वेबसाइट्स पर जाकर मेरे करियर के बारे में पढ़ सकते हैं, चाहे थोड़ा लिंक्डइन पर हो, कुछ यूट्यूब पर हो, ठीक है। अब आते हैं पेपर प्रेजेंटेशन पर। एक्चुअली में पेपर प्रेजेंटेशन है क्या, ये पेपर प्रेजेंटेशन आता कैसे, उसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। रादर देन ओनली गोइंग फॉर द पीपीटी पार्ट कि इस पर लिखा क्या है। तो सबसे पहला पॉइंट जो हमारे पास है, पेपर प्रेजेंटेशन आएगा कैसे या पेपर प्रेजेंटेशन को आप समझेंगे कैसे। उसको समझने का जो तरीका होता है वो ये है कि आप बहुत सारे पहले तो पेपर लिखें। आप जितने लिमिटेड पेपर लिखेंगे आपको पेपर प्रेजेंटेशन तब तक पहले तो समझ नहीं आएगा। पेपर देने का मतलब क्या, आपके यहाँ पर लगभग जितने बच्चे बैठे हैं, मैं ये समझ के चल रहा हूँ कि सब ने कहीं ना कहीं सैम्पल पेपर तो लिखा होगा। अपना स्कूल का प्रीलिम्स का एक एग्ज़ाम तो लिखा होगा, कोचिंग क्लास का अपना एक एग्ज़ाम तो लिखा होगा, है ना। तो इतने सारे आपके पेपर क्यों लिए जा रहे हैं, आपके इतने सारे पेपर क्यों लिए जा रहे हैं। एक्चुअली में आपके इतने पेपर इसीलिए लिए जा रहे हैं क्योंकि आप इन पेपर्स को बार बार प्रैक्टिस करें। और बार बार प्रैक्टिस करने से तब आपको समझ आएगा कि पेपर प्रेजेंटेशन क्या होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बात समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर आपको 2 तरह के पेपर देंगे। पीपीटी पे क्लियर नहीं है ये, यहाँ पर आपको क्लियर नहीं दिखेगा, पर 2 बच्चे पेपर लिखते हैं, सेम आंसर लिखते हैं। सेम आंसर लिखने के बाद सपोज़ करो एक बच्चे को 10 में से 10 दिया जाता है और दूसरे बच्चे को 10 में से 5 या 10 में से 6 दिया जाता है। तो इसके 4 मार्क्स क्यों कट गए, ये 4 मार्क्स गए कहाँ, तो उसको समझने की कोशिश करते हैं। आप सबको ये मालूम होगा कि आपका बोर्ड का पेपर कैसे करेक्ट होने वाला है। कैसे करेक्ट होगा, स्कूल में करेक्ट होगा, कहाँ जाएगा आपको पता है नहीं। आपका पेपर आपने लिखा ये आपको मालूम है, क्या एग्जामिनर को मालूम है आप फलाना कौन है। एग्जाम्पल के तौर पर क्या एग्जामिनर को मालूम है नासिर शेख कौन है, नहीं। उसने कितनी मेहनत करी है नहीं पता, उसने कहाँ पढ़ाई करी है नहीं पता। आप तो नहीं जाएंगे, क्या जाएगा आपका पेपर जाएगा। जब एग्जामिनर के पास पेपर जाएगा तो हमको ये समझने की ज़रूरत है कि एग्जामिनर आपका पेपर देख के क्या सोचते हैं। क्या आपको लगता है एग्जामिनर को सोचते होंगे या राइट रॉन्ग दे देते होंगे। आपको लगता है कि एग्जामिनर को सोचते होंगे आपका पेपर देख के आपको डायरेक्ट राइट रॉन्ग मिल जाता है। क्या कोई, अभी आपने ये सिनेरियो तो अभी तक समझा नहीं है। एग्जामिनर को आपका नाम नहीं मालूम, आप कहाँ से बिलोंग करते वो नहीं मालूम, आप क्या है आपके अपना कुछ भी नहीं मालूम। स्कूल में पेपर चेक होता है तो मालूम होता है ना, फलाना बच्चे का पेपर आता तो टीचर बोलते ये गया, क्योंकि हमेशा पेपर नहीं लिखता तो शायद उसने अभी भी पेपर नहीं लिखा होगा। और कुछ बच्चे जो होते हैं जिनका इंप्रेशन क्या होता है, पहले से अच्छा होता है कि हाँ उन्होंने तो पेपर अच्छा लिखा है तो ये ओरिजिनली अच्छा ही लिखेगा। क्या ऐसा आपको बोर्ड एग्ज़ाम की चेकिंग में है, ये फ़ायदा है आपके पास, ये फ़ायदा तो आपके पास नहीं है। तो अगर आपके पास ये फ़ायदा नहीं है तो आप तो जाने वाले नहीं हैं, आपका क्या जाने वाला है, पेपर जाने वाला है। तो पेपर को आपका जब पेपर वहाँ पर जाने वाला है तो पेपर को प्रेजेंटेबल कैसे बनाया जाए, पहली चीज़। तो पेपर को प्रेजेंटेबल बनाने के लिए सबसे पहली चीज़ जो हम करते हैं वो हम लोगों को लगता है कि हम मार्जिन ड्रॉ करेंगे। आपको लगता है पेपर प्रेजेंटेशन का मतलब होता है मार्जिन बनाना, सही है। पेपर प्रेजेंटेशन में मार्जिन के बियॉन्ड क्या चीज़ होती है,
पेपर प्रेजेंटेशन में मार्जिन के बियॉन्ड क्या बनाया जाता है? वैसे बाय द वे पेपर प्रेजेंटेशन है क्या? पेपर प्रेजेंटेशन क्या है? अरे बोलो ना। पेपर प्रेजेंट करने का तरीका। अब एक होता है कि आपको समोसा उसमें डाल के दे दिया पेपर में, चटनी भी उसमें डाल के दे दिया, आपने खा ली। और एक गया आप होटल में, आपको प्लेट लिया वाइट वाली, समोसा डाला और सॉस ऐसे खींच के दिया। दोनों में प्रेजेंट करने का तरीका क्या है? अलग है। खा क्या रहे हो? सेम चीज़ ही खा रहे हो ना। समोसा सुन के खुश मत हो जाओ, सेम चीज़ ही खा रहे हो ना। प्रेजेंट करने का तरीका क्या है? अलग अलग है ना। बस पेपर प्रेजेंटेशन एक आर्ट है। आप किस तरह से प्रेजेंट करते हो वो एक आर्ट है। आपको वो आर्ट सीखना पड़ेगा, ना सिर्फ 10th के लिए, उसके आगे के लिए भी। तो बैक टू दैट पार्ट अगेन, मार्जिन क्यों बनाते हैं? चलो मार्जिन, ये जो पहली चीज़ हम मार्जिन बनाते हैं, मार्जिन क्यों बनाई जाती है? मार्जिन क्यों बनाते हैं? चलो ठीक है, मैं बिना मार करके तो टीचर लोग पढ़ा ही नहीं सकते, है ना। ये पेपर है आपका, ठीक है, ये आपका पेपर है। आपकी एक मार्जिन तो यहाँ होती है, ओरिजिनली बनी होती है, पता ही होगा। एक मार्जिन आप बनाते हैं यहाँ पर, है ना। ये मार्जिन आप क्यों बनाते हैं ये बताओ? राइटिंग बाहर नहीं जाती। हाँ, बेसिकली ये काफ़ी लोग जिसका मतलब ही नहीं समझते कि मार्जिन क्यों बनानी चाहिए। मार्जिन इसीलिए बनती है ताकि आपको याद दिलाया जाए भाई इसके बाहर लिखना नहीं है, और बच्चा वही गलती करके आता है, वो मार्जिन के बाहर लिख कर आता है। मार्जिन क्या होती है? आप इसके बाहर नहीं जा सकते। बच्चा क्या करता है, अभी मुझे लिखना है विनिंग लिखना है, तो मेरा विन यहाँ हो रहा है, अब मैं यहाँ पे घुसा के ING यहाँ कर दूँगा, और मैंने अपने मार्जिन के बाहर खुद लिख दिया। मार्जिन आपको याद दिला रहा है कि आपको इसके बाहर, इसके बियॉन्ड नहीं जाना है लिखने के लिए, आप इतना ही लिखेंगे। पहली चीज़ मार्जिन की है। दूसरी गलती मार्जिन में क्या करते हैं बताओ? जब हम मार्जिन बनाते हैं तो दूसरी एक बड़ी गलती करते हैं। क्या करते हैं? जब हम ये मार्जिन बनाते हैं तो एक मार्जिन तो यहाँ होती है, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, उनके पेपर में खाली लाइन दिखती है, उनको लगता है कि एग्जामिनर जो है वो बेवकूफ़ है, उसे तो समझ नहीं आएगा। एक लाइन ये है, दूसरी वो जो लाइन बनाता है वो इतनी बड़ी लाइन बनाते हैं, इतना छोड़ देते, यहाँ पे इतना लिखते हैं, इसमें यहाँ पे हमने अपना शरीफा रोड बनाया है, यहाँ पे हम इसमें लिखेंगे बस। इतना बड़ा स्पेस कभी भी पेपर में नहीं छोड़ा जाता। ये पेपर प्रेजेंटेशन में एक बैड इंप्रेशन है। पेपर चेक करने वाला सालों से पेपर चेक कर रहा है, पहली बार तो पेपर नहीं चेक कर रहा, कि उसे मालूम नहीं पड़ेगा ये तुम क्या कर रहे हो। पेपर पे आपको मार्क्स कैसे मिलेंगे? पेपर के वज़न के हिसाब से मिलेंगे या लिखने के हिसाब से मार्क्स मिलेंगे? लिखने के हिसाब से मिलेंगे। क्या वज़न किया जाएगा भाई कि पाव किलो है तो उसको 100 मार्क्स दे दो, पॉज कर लो। तो हमको इसके हिसाब से तो मार्क्स नहीं मिलेंगे ना, हमको किसके हिसाब से मार्क्स मिलेंगे? आपने पेपर में कंटेंट कितना लिखा है उसके हिसाब से मिलेंगे। तो कई लोग इतनी बड़ी मार्जिन बनाते हैं जिसके वजह से नंबर ऑफ़ पेपर क्या हो जाते हैं ज़्यादा। अब एग्जामिनर के दिमाग में इंप्रेशन क्या जाता है वो सुनो। एग्जामिनर के दिमाग में इंप्रेशन ये जाता है ये तो पेजेस को वेस्ट कर रहा है, ये दूसरा ख़राब इंप्रेशन जाता है। तो पेजेस को वेस्ट नहीं करना आपको प्रॉपर इतनी कम मार्जिन बनाए, कम स्पेस ले। अभी मैं मराठी का वीडियो कल डालूंगा तो उसमें आपको मालूम पड़ जाएगा। मैंने एक प्रेजेंटेशन टिप वही दी है कि अपने स्पेसिंग को बराबर रखो, स्पेसिंग को पीछे करो, अननेसेसरी इतना बड़ा स्पेस मत बनाओ, ठीक है। ये एक मार्जिन के ऊपर बात हो गई। इसके अलावा और कहाँ हम मार्जिन बनाते हैं? मार्जिन और कहाँ बनाते हैं? ऊपर नीचे मार्जिन ऐसे बनाई जाती है ना। आंसर्स के बीच में या ऊपर नीचे जो है वो मार्जिन बनाई जाती है। पॉज कर दूँ, स्टार्ट कर दिए, ठीक है। तो मार्जिन ये बीच में क्यों बनाई जाती है? दो आंसर्स के बीच में क्यों मार्जिन बनाई जाती है? क्वेश्चन मिटाने के लिए। मैं समझा नहीं, क्या लो जोर से बोलो ना, डरो मत, पहली बार मिले तो क्या हो गया। क्वेश्चन मिटाने के एक्चुअली दो आंसर्स के बीच में मार्जिन इसलिए बनाई जाती है ये बताने के लिए कि एग्जामिनर कहीं गलती से दो आंसर को एक समझ के ना चेक कर दे। अब समझे, ये लाइन जो होती है वो एक सेपरेटर होता है कि वो एग्जामिनर को तुम याद दिला रहे हो कि भाई ये आंसर मेरा अलग है, ये आंसर अलग है। तुमको लगेगा ये कैसी बात है, एग्जामिनर तो पढ़ा लिखा आदमी कैसे दो आंसर को एक चेक कर लेगा। अब मैं तुमको एग्जामिनर की चेक करने की कैफियत बताता हूँ, उसका हाल बताता हूँ। जब एग्जामिनर आपका पेपर चेक करता है तो उसके बाद आपका एक पेपर आता है क्या? तकरीबन एक टीचर के पास 500 पेपर निकल के आएंगे, इतने पेपर आएंगे चेक करने के लिए। अब वो जब चेक करेगा तो उसके पास इतना पेशेंस थोड़ी है कि वो तुम्हारा एक एक वर्ड, एक एक चीज़ देखेगा, और ज़्यादा टाइम भी नहीं मिलता है चेक करके देने के लिए। तब वो क्या करेगा? तब ये छोटी छोटी सी चीज़ें काम आएगी। पेपर प्रेजेंटेशन, इस सेशन की सबसे हैवी लाइन बता रहा हूँ, ध्यान सुनना। इस सेशन की सबसे हैवी लाइन बता रहा हूँ, फिर से बोला हूँ, ध्यान सुनना। पेपर प्रेजेंटेशन का सोल पर्पस होता है एग्जामिनर के लिए
चेक करने में ईज पैदा करना, मतलब एग्जामिनर के लिए चेक करने में आसानी हो। अगर एग्जामिनर आपका पेपर लेके एग्जामिनर चिढ़ रहा है ना, तो आपका हैंडराइटिंग अच्छा होने दो, गए आप। इसी को लेकर एक बात बताता हूँ, मार्जिन पे फिर से आऊँगा। आपने कई बार सुना है और आपने ये रूल आपको मालूम है, बोर्ड से एक रूल है, आप पेपर कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, बस क्वेश्चन नंबर सही लिखना है, बराबर है। अगर पेपर में 10 क्वेश्चन है तो आप पहले क्वेश्चन नंबर 10 लिखो, फिर 8 का बी लिखो, फिर 8 का सी लिखो, फिर 1 पे चले आओ, फिर 7 पे आ जाओ, फिर 6 पे आ जाओ। कर सकते हैं ना? अलाउड है ना? क्वेश्चन नंबर सही डालना है, बराबर है। ये अलाउड है या नहीं, मालूम है या नहीं? ज़रूरी नहीं है कि आप पहले पेज से ही शुरू करो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आपने जैसे कि मराठी अगर आपका पहला पेपर है, अगर आपको पहले पैसेज आ रहे तो ज़रूरी नहीं आप पैसेज से शुरू करो, आप पेपर उल्टा भी शुरू कर सकते हैं। मालूम है आपको ये बात? आप पेपर उल्टा शुरू कर सकते हैं और आप बीच में से भी लिख सकते हो। तो कई बच्चे ऐसा करते हैं, पर मैं इसको हैवीली आपको बोलूँगा कि आप ऐसा ना करें। बहुत इस बात पर जोर देकर बोलूँगा कि आप इसको ना करें। क्यों, मैं बताता हूँ। मैंने अभी क्या कहा आपको, किसी का फ़ोन बज रहा है तो बंद कर लो। मैंने आपको क्या कहा अभी, आपको पेपर चेक करते वक्त क्या होना चाहिए, एग्जामिनर को क्या होना चाहिए, ईज़ पैदा होनी चाहिए, बराबर है, उसको आसानी होनी चाहिए। अब होता क्या है, जब आपका पेपर में 10 क्वेश्चन हैं, अब वो 10 क्वेश्चन के अंदर आपने 8 क्वेश्चन से शुरू किया, ठीक है। आपने 8 क्वेश्चन किया, उसके बाद आंसर की होती है चेक करने की, तो पहले 8वां चेक करेगा। अब तुम पहले पे चले गए तो पहले पे चला जाएगा, फिर तुम छठे पे लेकर गए उसको, तुम छठे पे चला जाएगा। अब तुमको क्या लग रहा है, वो तुम्हारा वो है क्या, खालू फूफी है तुम्हारा वो? अच्छा 1 मिनट रुक जाओ, मतलब अब तुम्हारा कोई रिश्तेदार तो नहीं लगा भाई वो, कि तुम उसको जैसे घुमा रहे हो घुमाते चला जाएगा, बोलेंगे चल तू ये चेक कर, ये चेक कर, उसको चिढ़ाने लगेगी। आपको शायद ये बात पता नहीं है, आपको इस बात का एहसास नहीं है, बहुत ज़्यादा पेपर चेक करते हो, खासकर लैंग्वेजेस में मार्क्स देने की अथॉरिटी टीचर के पास होती है। जैसे किसी कॉम्पोजिशन, जो हमको मराठी का कॉम्पोजिशन कितने मार्क का आएगा, मराठी का कॉम्पोजिशन लास्ट वाला 8 मार्क का आएगा। पेपर है ना अभी, हाँ पेपर पैटर्न के मार्क्स याद होने चाहिए, ठीक है। 8 मार्क का कॉम्पो आएगा, याद नहीं है? हाँ ठीक है, इतना भागो मत मराठी से, ठीक है, वरना पीछे आएगा मराठी तुम्हारे रिजल्ट के बाद, समझ जाओ क्या बोल रहा हूँ। तो 8 मार्क का कॉम्पोजिशन आएगा। अब ये कैसे डिसाइड होगा, हर बार बच्चे पूछते हैं कि 8 मार्क के लिए कितने वर्ड लिखूँ, कितनी लाइन लिखूँ ताकि मेरे को पूरा 8 मिले। एक्चुअली इसका कोई एग्जैक्ट आंसर है ही नहीं, ये डिपेंड करता है आपने पूरे पेपर में इंप्रेशन क्या बनाया है एग्जामिनर के साथ। अगर आपने पूरे पेपर में एग्जामिनर के साथ ये इंप्रेशन बनाया है कि मैं रैंडमली कुछ भी लिखूंगा, बार बार आंसर को कट करूंगा, तो एग्जामिनर के दिमाग में आएगा भाई ये कुछ नहीं लिख सकता। अब एंड में जब वो आएगा, कंपोजिशन भी आएगा, तब अगर आपने 7 मार्क का भी लिखा होगा तो आपको 3 मार्क ही मिलेंगे। वो टीचर के हाथ में, वो कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता, वो कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता, किसी भी बोर्ड में वो कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता। और आपने क्वेश्चन कर भी लिया तो लड़ के आप कितना मार्क बढ़ा लेंगे, ज़्यादा तो 1 मार्क बढ़ा लेंगे, उतना ना कोई देखता है ना कोई सुनता है। ये सब का सब जो इंग्लिश में और हिंदी में या मराठी में या उर्दू में किसी भी लैंग्वेज में, ये जो राइटिंग स्किल का जो पार्ट होता है जिसमें मार्क्स दिया जाएगा, ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है आपने पेपर में अपना इंप्रेशन कैसे बनाया है, आपने अपना पेपर कैसे प्रेजेंट किया है, ये इस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। तो ये बात याद रखनी है। तो जो मैंने बात बताई आपको कि पेपर में रैंडमली ना शुरू करें, भले से आपके पास रूल हो, उसके लिए मतलब आपको याद रखना है कि पेपर में सिमेट्री हो। क्या होनी चाहिए, पेपर में सिमेट्री। हाँ ये कर सकते हो, जैसे कि अभी मराठी का पेपर है, आप ये कर सकते हो कि आप पूरा उल्टा शुरू कर लो, आप लास्ट से शुरू करो। मान लो आपको पैसेज कुछ भी नहीं समझ आते हैं, आपको कृति भी नहीं भरने आती, स्वमत तो जाने ही दो, नहीं आते, तो आप उल्टा शुरू करो, आप उल्टा शुरू करो और वही पूरा कॉपी करो, मतलब उल्टे से पहले पे होता, कि एग्जामिनर को मालूम पड़ जाए भाई मैंने उल्टे से लिखा है और मैं यहाँ पहले पे पहुँचा। तो पेपर पर क्या रखनी है, सिमेट्री। मार्जिन के बारे में क्या बोला, बोलो मार्जिन के बारे में क्या बात बताई मैंने। मार्जिन पहली क्या होनी चाहिए, ज़्यादा स्पेस नहीं दें यहाँ पर, आंसर्स के बीच में मार्जिन बनानी है। आंसर्स के बीच में क्यों बनानी है, ताकि याद रहे, एग्जामिनर को याद रहे कि क्या है वो सेपरेशन है। ये एक्चुअली टीचर का काम होता है बताया जाए, वो ये होता ना एक दूसरे का देख के हम मार्जिन बनाना शुरू करते, तो सेपरेशन ज़्यादा। और एक बात मार्जिन को लेकर, हेडिंग जहाँ जहाँ रिक्वायर्ड है या नेसेसरी है वहाँ वहाँ हेडिंग दे दो। एग्जाम्पल के तौर पर आप बेयर्स प्रोसेस लिख रहे हो, बेयर्स प्रोसेस मालूम है ना, जब मैं कोई और क्लास का या कोई और बोर्ड का बोल रहा हूँ, बेयर्स प्रोसेस किस में है, मेटलर्जी में ना, किस लिए किस में आता है बेयर्स प्रोसेस, एल्यूमिनियम, हाँ एक्सट्रैक्शन में आता है ना। अब बेयर्स प्रोसेस, मान लो कि आप बेयर्स प्रोसेस लिख रहे हो, ठीक है, 10वीं का ही बता रहा हूँ जिन्होंने इसे साइंस वन छुआ है अभी, ठीक है,
हाँ तो जाके चेक कर लेना, वरना बोलोगे एक को बता दिया होगा पहले। चलो, तो बेयर्स प्रोसेस या कोई भी आप लिख रहे हो आंसर, मान लो आपने बेयर्स प्रोसेस से शुरू किया आंसर, तो आप इसके बारे में लिख रहे हो ना आंसर में, तो इसके नीचे अंडरलाइन करो पेंसिल से। जहाँ हेडिंग क्रिएट करनी है आंसर के बीच में, वहाँ पर हेडिंग क्रिएट करो। जहाँ नेसेसरी नहीं है वहाँ नेसेसरी नहीं है तो मत करो, समझ गए। हेडिंग अगर रिक्वायर्ड है तो क्रिएट करिए। इसके अलावा आंसर में कई बच्चे मेन पॉइंट्स को हाईलाइट करते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करते हैं। कौन से पॉइंट हाईलाइट करने होते हैं, कौन से पॉइंट हाईलाइट करने होते हैं बताओ। एग्जाम्पल के तौर पर आप इंग्लिश में कोई राइटिंग स्किल लिख रहे हो, तो राइटिंग स्किल में क्या हाईलाइट करके बताओगे? अपना ग्रामेटिकल एरर, बोले देख ये ग्रामेटिकल एरर चैलेंज कर रहा हूँ, मार्क्स काट सकते तो काट लें। क्या अंडरलाइन करोगे? बच्चों को ये नहीं मालूम होता कि अंडरलाइन क्या करेंगे, क्या अंडरलाइन करना चाहिए। अगर राइटिंग स्किल है तो उसमें क्या अंडरलाइन करना चाहिए? किसी भी राइटिंग स्किल में क्या क्या चीज़ें चेक करी जाती है बताओ। कोई भी राइटिंग स्किल हो, चाहे कॉम्पोजिशन हो, एक्सपांशन हो, कुछ भी हो, क्या चेक किया जाता है? कंटेंट, आपका ग्रामर, आपकी वोकैबलरी, ये 3 चीज़ चेक करी जाती है। अंडरलाइन आप क्या करेंगे? आपकी वोकैबलरी को अंडरलाइन करेंगे वहाँ पर। आपकी मतलब सपोज करो आपने कोई एक ऐसा वर्ड यूज़ किया जो बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है, तो एग्जामिनर के ध्यान में लाना है, देखो मैंने ये वर्ड यूज़ किया है, तुम मेरे को वोकैबलरी पे मार्क्स दो। ये समझ रहे हो ना, ये वो सिस्टम नहीं है कि आपका एग्ज़ाम के बाद ओपन डे होगा, आपको पेपर दिखाया जाएगा, फिर आप टीचर से करेक्शन करवाएंगे। ऐसा नहीं होने वाला है 10th में। तो आप तो जाने वाले नहीं, आपका पेपर जाने वाला है, तो आप क्या करेंगे? वहाँ एग्जामिनर को बार बार याद दिलाएंगे। क्या याद दिलाएंगे? कि देखो मैंने वोकैबलरी लिखी है, मेरे को इस पर मार्क्स दो। मेरे को मार्क्स क्यों नहीं दे रहे? तो वो अगर आपने सपोज करो बहुत अच्छा वर्ड लिखा है, एग्जाम्पल के तौर पर आपको लार्ज लिखना था, आपने लार्ज की जगह कोलोसल लिखा। कोलोसल का लार्ज का सिनोनिम जो होता है वो कोलोसल होता है। तो अगर आपने कोलोसल लिखा तो अंडरलाइन करो वहाँ पर कि भाई मैंने कोलोसल लिखा है, मेरी वोकैबलरी अच्छी है, मेरे को मार्क्स दो। या कंटेंट में आपने ऐसी लाइन लिखी है जिससे कुछ सनसनी हो सकती है, या आपको लग रहा है कि आपने बहुत रियलिस्टिक लाइन लिखी है जो मतलब एकदम टच कर जाएगी, कोई पढ़ेगा तो टच कर जाएगी, उसको अंडरलाइन करो। और ऐसा कुछ भी नहीं है तो चुपचाप लिखो और जाने दो। वहाँ पर आपको रीज़न समझ में आना चाहिए कि आपको कहाँ हेडिंग बनानी है पेपर में, कहाँ पर हेडिंग नहीं बनानी है। बात समझे? ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ये जो चौथा पॉइंट है यहाँ पर एक रिलेवेंट आंसर के बारे में, कि राइट रिलेवेंट आंसर। इसका क्या मतलब है? ये अक्सर बार वहाँ होता है हिस्ट्री ज्योग्राफी के पेपर में होता है। 2 मार्क का आंसर आया है, 4 मार्क के आंसर को 2 मार्क में कन्वर्ट किया है। 4 मार्क का आंसर था तो बच्चे ने 8 पॉइंट याद किए थे, अब वो 2 मार्क का आंसर है। अब बच्चा एकदम जोश में, मैंने पूरा याद किया था, मैं तो पूरा लिखूँगा, मैं 8 पॉइंट याद किया, मैं पूरे 8 पॉइंट लिख कर आऊँगा। नहीं करना, जो बोला गया उतना लिखो। न्यूटन का पहला लॉ पूछा तो क्या लिखेंगे? न्यूटन का पहला लॉ। मतलब है नहीं केपलर का, अगर पहला लॉ पूछा तो आप क्या लिखेंगे? केपलर का पहला लॉ। बोले मेरे को तीनों याद है केपलर के लॉ, तो मैं तीनों लिखूँगा। नहीं 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 नहीं, आप कितना लिखेंगे? पहला। अगर आप तीनों लिखेंगे तो क्या होगा? मार्क्स कट नहीं होगा, पर इंप्रेशन क्या जाएगा? ये बच्चा ओवर कॉन्फिडेंट है, जिसको जितना पूछा गया उससे ज़्यादा कर रहा है। दुनिया में कोई भी चीज़ ज़्यादा नहीं चलती, कोई भी चीज़ कम नहीं चलती, सब मॉडरेट और बराबर लेवल पर चलता है। तो आंसर में भी ना ज़्यादा करो ना कम करो, रिलीवेंट आंसर लिखो। इज देयर समवन? चलो ठीक है ना। तो आंसर रिलेवेंट लिखो, जितना पूछा गया वो लिखो। इसमें ही रिलेवेंसी में एक पॉइंट ऐड कर देता हूँ, मराठी के स्वमत को ऐड कर देता हूँ। मराठी के स्वमत जिनको पहले से लिखने आते हैं, फेयर इनफ। आप एग्ज़ाम के दिन पर मराठी के ऐसे स्वमत मत लिख कर आना। सपोज़ करो आपने पेपर पहले ही पैसेज से स्टार्ट किया है और आपने स्वमत लिखा, एक तो आप सपोज़ करो कृति भी आपकी शायद गलत हो गई, नीचे स्वमत पर आए और आपने जितनी पूरी मराठी आती थी पूरी बाहर निकल के रख दी, एक ही आंसर में सारी मराठी लिख दी, जितना आता था सब लिख दिया। ऐसा नहीं करना। स्वमत ठीक ठाक आता है तो लिखो, एकदम ख़राब भी मत लिखो। स्टार्टिंग का स्वमत ऐसा होना चाहिए कि पढ़ा हुआ कोई स्वमत आ गया वो तो आपका क्या बोलते हैं, जैकपॉट है, लिख दो, फटाफट लिख दो। अगर नहीं आया तो एकदम ख़राब मराठी में मत लिखो, ना पहला ही इंप्रेशन क्या होगा? ख़राब। मैं आपको बार बार इसको नॉर्मल लाइफ से रिलेट करके बताता हूँ। आपके घर पे पहली बार कोई आया, आप पानी लेके गए और ट्रे लेके गिरा दी उस पर, वो कितना भी स्माइल कर ले, उसको समझ तो आता है ना कि गड़बड़ तो हो गई, आपको भी समझ आता है, उसको भी समझ आता है। स्टार्टिंग के पेजेस में गड़बड़ नहीं करना। जैसे कि साइंस के MCQ लिखोगे, अब तुम कॉन्फिडेंट नहीं हो, तुम्हारा बाजू वाले ने कुछ बता दिया आंसर, कुछ और है, अब तुम उसको काटो, या कुछ तुम B का C बनाने की कोशिश करो, C का A बनाने की कोशिश करो। ऐसा कुछ बनाओ कि एग्जामिनर को समझ ही नहीं है। A और C के क्या बोलते हैं, A और B के बीच में कुछ नया अल्फ़ाबेट बनाओ तुम, ऐसा कुछ बनो। तो ऐसा कुछ नहीं करना है।
ठीक है, तो ये रिलेवेंसी की बात हो गई। तो एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं ऐड करना, जितने हैं उतने ही लिखना। अब मैं आता हूँ इस बात पर, यहाँ पर ये जो चीज़ है, यूजुअली हम पेपर में आंसर यहाँ पर अगर सपोज करो 3 गिव रीज़न आपको लिखना है, तो अब ये थोड़ी सी अलग चीज़ है। आपको अगर 3 गिव रीज़न लिखने हैं तो यूजुअली ऐसा बोला जाता है कि जो आपको सीक्वेंस में आता है गिव रीज़न लिख दो, या बोला जाता है कि ऐसा गिव रीज़न लिखो जो सबसे पहले अच्छा आता है पहला उसको लिखो, फिर उसके बाद दूसरा बेस्ट और तीसरा जो होगा वो लिखो। मेरे हिसाब में ऐसा ना करो, मतलब पेपर में तुमको उल्टा पुल्टा क्वेश्चन नहीं बोला। एक क्वेश्चन के अंदर जो 3 क्वेश्चन होंगे ना, सपोज करो 4 गिव रीज़न है, 4 में से आपको 3 लिखने बोला है, या 5 गिव रीज़न है उसमें से आपको 3 लिखने बोला है, तब आप क्या करेंगे, सुनो ध्यान से। तब आप क्या करेंगे, आप सेकंड जो आपका बेस्ट आंसर है ना, आपको पता होता है ना क्वेश्चन पढ़ के कि मेरे को ये पूरा आंसर आता है, ये थोड़ा आता है और ये टूटा फूटा आता है, मैं इसमें अपना ऐड करके बिकॉज डाल के लिख दूंगा, है ना, ये अपने को मालूम है, ये अपन निंजा टेक्निक अपनाते, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आप अपना सेकंड बेस्ट आंसर लिखेंगे। उससे क्या होगा मैं बता दूँ, पहले सुन लो क्या बोल रहा हूँ। सबसे पहले आप क्या करेंगे, सेकंड बेस्ट। सेकंड बेस्ट समझ रहे हो ना, 3 में जो आपको सेकंड बेस्ट वाला लगता है सेकंड बेस्ट को लिखो, फिर आपका जो सबसे बेस्ट आंसर है ना उसको लिखो, और तीसरे में वर्स्ट आंसर को लिखो। इससे होगा क्या, जब अपना सेकंड बेस्ट आंसर लिखेंगे तो एग्जामिनर पे इंप्रेशन पड़ेगा कि हाँ ये ठीक लिख रहा है, ये जो ठीक लिखा है। अब उसके बाद आप जब लिखेंगे तब बोलेगा अरे इसने तो बेहतर कर दिया। और जब तीसरे पर जाएंगे तो ऑलरेडी उसका इंप्रेशन है कि उसने बेहतर किया है, तो थोड़ी गलती होगी, तो यहाँ पर आपके ज़्यादा मार्क्स आने के चांस है। ये एग्जामिनर की साइकोलॉजी होती है, पेपर चेक करने वाले की साइकोलॉजी बता रहा हूँ। आपने पेपर दिए, हमने पेपर चेक किए, तो हमने जब पेपर चेक किए हम क्या सोचते हैं, ये बच्चे करते हैं तो निकलते हैं मार्क्स, ये निकलते हैं मार्क्स। क्या बोल रहा हूँ, फिर से सुनना, क्या बोला मैंने, सबसे पहले कौन सा आंसर लिखेंगे, सेकंड बेस्ट लिखेंगे, फिर कौन सा लिखेंगे, बेस्ट, और फिर कौन सा लिखेंगे, वर्स्ट। इससे होगा ये कि एग्जामिनर पर इंप्रेशन आएगा कि हाँ यहाँ ठीक है, यहाँ बेहतर है, अब नीचे कम भी होगा तो वो एडजस्ट कर लेगा। ये एक्चुअली किसी इंसान की चेक करने की साइकोलॉजी या टेंडेंसी होती है। आप जब इसको पेपर में अप्लाई करेंगे तब आपके लिए कमाल निकलेंगी ये चीज़ें। अगर आप वरना जैसे लिखते लिख सकते हैं, लास्ट मिनट पर आपको इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। बट इफ़ यू आर समवन हु वांट टू स्ट्रैटेजिकली प्रेजेंट योर पेपर इन फ्रंट ऑफ समवन हु इज़ नॉट देयर, और जो आपको पहचानता नहीं, आप उसको पहचानते नहीं है, और आपका पेपर वहाँ जाने वाला है, पता नहीं आपका पेपर कौन चेक करने वाला है। शायद आपका पेपर महाराष्ट्र का सबसे स्ट्रिक्ट टीचर चेक करे, या महाराष्ट्र का सबसे क्वालिफाइड टीचर चेक करे। क्या पता आपका चेक करने का जो पेपर जो चेक करे वो कोई टीचर की बेटी हो। हाँ ये होता है, आसपास के लोगों से चेक करवा लेते हैं। की होती है, बोले की से मैच करो, डिट्टो मैच करो, मिल रहा है तो 1-0 1-0 1-0 ऐसा खेला जाता है। हाँ ऐसे खेला जाता है, ये होता है। तो आपको प्रिपेयर रहना है, ये जो चीज़ें हैं ये आपको आपके पेपर के लिए प्रिपेयर करेंगी, ठीक। यहाँ तक अगर कोई सवाल है तो पूछो। पक्का कुछ नहीं पूछना, वैसे नहीं पूछना होगा, ठीक है। हाँ तो देखते हैं आगे। अब सबसे पहली बात कैंसिल को लेकर आती है। बच्चों ने अभी तक हैबिट बनाई नहीं है कि कोई चीज़ को कैंसिल कैसे किया जाता है। किसी चीज़ को कैंसिल कैसे किया जाता है, पेंसिल से एक सिंगल लाइन में क्या करना है, कैंसिल करना। अगर आंसर पूरा गलत हो गया तो एक स्ट्रेट क्रॉस करना है, बराबर है, बस यही करना है, इसके अलावा कुछ नहीं। आप बोलेंगे मैंने अभी 5 रुपये का पेन खरीदा है, ये जो कैंसिल किया पूरा 5 रुपये मैं इधर ही इस्तेमाल करूँगा, मैं इसे गोल 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 घुमाते जाऊँगा, फिर ऐसा बॉक्स भी बनाऊँगा, फिर बताऊँगा देखो ये मेरे को कलर करने आता है, तुमने कलर चेक किया, तुम यहाँ पे ऐसा रख के स्टैम्प पेपर पे वो भी कर सकते हो, ठीक है। सारी ये सब नहीं करना, नहीं करना, ठीक है। दिस गिव्स अ वेरी बैड इंप्रेशन ऑन योर पेपर, वेरी बैड इंप्रेशन, डोंट डू दैट। सिंपल है, पेंसिल विल डू योर जॉब, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, पेन, छोटी चीज़ है, पेन कौन से इस्तेमाल करें। हम कलर तो मालूम है ना, कौन से 2 कलर इस्तेमाल कर सकते हो, ब्लैक और ब्लू। रेड टीचर के लिए होगा, रेड प्रेसिडेंट के लिए होता है, तो ना प्रेसिडेंट है ना टीचर है, तो आपके लिए कौन सी पेन है, ब्लैक या ब्लू। कोई फिक्स है क्या, जेल पॉइंट, बॉल पॉइंट और जेल पॉइंट ऐसा कुछ फिक्स है क्या, आप कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। 2 पेपर को 2 इंक को मिला के इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब ब्लैक से थोड़ा लिखें हेडिंग, ब्लू से लिखें, ऐसा हो सकता है। इसके बारे में कुछ ऐसा क्लियर नहीं है, पर लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। हेडिंग में बच्चे लिखते हैं, पर मेरा प्रेफरेंस ये है कि किसी एक चीज़ से आप लिखो। बट इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि आप कौन सी पेन इस्तेमाल करें, इम्पॉर्टेंट ये है
कि आप जो भी पेन इस्तेमाल कर रहे हैं वो आप एग्ज़ाम में भी वही इस्तेमाल करेंगे। अगर आप 3 रुपये वाली पेन से लिखते हैं तो एग्ज़ाम में जाके उसको चेंज नहीं करना। 5 रुपये वाली पेन से लिखते तो उससे ही लिखना। सेलो ग्रिपर से लिखते हैं सेलो ग्रिपर से ही लिखो। लेक्सीफाई नाम की पहले पेन आती थी, अगर वो आती है उससे लिखते तो उससे लिखो। जिस पेन से आप लिखते हैं आप उसी पेन से लिखेंगे, आप उसके अलावा पेन चेंज नहीं करेंगे। अरे आप जंग में जा रहे हो, जिस तलवार से आपने प्रैक्टिस करी है उसी को नहीं लेके जाओगे तो क्या पॉइंट है। आप अगर आप बोलेंगे मेरी एग्ज़ाम में अच्छी राइटिंग आनी चाहिए, आप घर से नीचे होते हो, नीचे उतर से आज आपने जेल पेन ले ली और एग्ज़ाम में चले गए। अब वो आपसे संभाले ही नहीं जा रही है जेल पेन, पीछे पूरे धब्बे धब्बे आ रहे पेपर पे। किसी बच्चे के लिखते तो नहीं आते, किसी के आते हैं। मैंने अपने बोर्ड एग्ज़ाम में ब्लैक जेल पेन यूज़ करता था मैं, क्योंकि मैंने उससे प्रैक्टिस करी थी। पहले मैं जब लिखता था अपने स्कूल के प्रीलिम्स में लिखता था तो पीछे वो डॉट्स आते थे, फिर मैंने प्रैक्टिस करी और कि डॉट्स नहीं आने चाहिए, ताकि मतलब वो मालूम है ना पीछे डॉट्स आता है तो क्या होता है, जो पीछे पेपर पे लिखा होता है वो डॉट के साथ मिक्स हो जाता है, इट डजंट लुक नाइस। और कभी कभी वर्ड्स और डॉट मिक्स हो जाते हैं तो कुछ और दिखता है, वो सूखने के बाद कुछ और दिखता है। जो जेल पेन इज़ वेरी रिस्की, बट मेरे को लगता था कि मैं जेल पेन इस्तेमाल कर सकता हूँ, तो मैंने उससे प्रैक्टिस करी और मैंने 10th में 12th में सब में जेल पेन ही इस्तेमाल करी। ब्लैक जेल पेन लेता था मैं, उसी से लिखता था, क्योंकि मेरे को आदत हो गई थी, उसकी हैबिट थी लिखने की। तो पेन को चेंज नहीं करना, जो भी पेन है उसकी 5-10 कॉपी लेके रख लो, पीस लेके रख लो और उसी से लिखो पेपर, उसी से ही पेपर लिखना है, ठीक है, चेंज नहीं करना। इसके अलावा ये लास्ट के जो अभी कितने दिन बचे, 6 दिन बचे आज का मिला के, क्या 5 दिन बचे, 5 दिन बचे, ठीक है, दोबारा होगा, ठीक है। साल भर पढ़े नहीं, अभी 5 दिन बचे, गिना रहे, ठीक है। टीचर लोग की आदत होती है गिनाना, ठीक है। तो ये जो 5 दिन बचे हैं इसके अंदर कई लोग रिवाइज कराते हैं। मैं लैंग्वेज के लिए स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ, नॉट इन टर्म्स ऑफ मैथ्स एंड साइंस, हर एक बच्चे के लिए डिफ़र कर सकता है, पर मैं लैंग्वेज के लिए स्ट्रांगली आपको बोलूँगा, आप हर पेपर के लिए एक एग्ज़ाम घर पे लिख के जाना। एक सैम्पल पेपर उठाओ जो आपने देखा नहीं है और पेपर से पहले उसको लिख कर जाना। अगर आपकी प्रिपरेशन हो गई तो पॉज कर दो ज़रा। सैम्पल पेपर जितनी प्रैक्टिस करोगे पेपर प्रेजेंटेशन उतना अच्छा होगा, मेरी मान के चलो ये बात। आपका कई बच्चों का सवाल ये रहता है कि सर 3 घंटे पे पेपर ही नहीं ख़त्म हो रहा है। एक्चुअली ये सवाल आप पहले पूछते तो मैं उसका आंसर जो दे रहा हूँ वो पहले एप्लीकेबल होता। 3 घंटे में जिनका पेपर ख़त्म नहीं हो रहा तो वो 3 घंटे में कैसे ख़त्म करें पेपर, ज़्यादा पेपर लिखें बस, उसका और कोई वो नहीं है, कोई तोड़ नहीं है। आपको ज़्यादा पेपर लिखने पड़ेंगे। आप जिनका मराठी हिंदी या जो भी पेपर है 3 घंटे में कंप्लीट नहीं हो रहा, उनको आता है पर 3 घंटे में कंप्लीट नहीं हो रहा, उसका एक ही तोड़ है, आप ज़्यादा लिखें। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपका टाइम मैनेजमेंट उतना अच्छा होगा, आपका प्रेजेंटेशन उतना अच्छा होगा। इस पर डिपेंड करता है ये बात, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करो प्रेजेंटेशन उतना अच्छा होगा। छोटी छोटी बात आपको उससे समझ आएगी। इसके अलावा स्टेशनरी छोटी सी चीज़ है, ठीक है, लगता छोटी सी है पर एग्ज़ाम में भी कुछ बच्चे जाते हैं तो कुछ लेके ही नहीं जाते। राइटिंग पैड अपना लेकर जाएं, पुट्टा लेके जाओ, ठीक है। इसके अलावा पेन लेकर जाओ, पेन कम से कम 3 लेकर जाओ, कंजूसी मत करो, 3 पेन लेकर जाओ। कभी एक बंद हो गई, नहीं चली, ख़त्म हो गई, जो भी हो गया, 2 होनी चाहिए। मैं तो मतलब सजेस्ट करता हूँ कि 3-4 पेन रख ही लो साथ में, वो लेकर। इसके अलावा नॉर्मल सी स्केल, एक नॉर्मल सा शार्पनर, फैंसी वाला कोई शार्पनर मत ले लेना, ठीक है, जिससे एग्जामिनर को शक हो कि कुछ मिक्की माउस वाला शार्पनर है, बोले इसके कान में कुछ छुपा के लाए, ठीक है, फर्रे वाले डाल के लाए, तो ये नहीं होना चाहिए। नॉर्मल सा शार्पनर, नॉर्मल सा इरेज़र, स्केल ले लो, पेंसिल ले लो, 2-4 सेम इसकी वो ले लो, पेन ले लो। इसके अलावा हॉल टिकट किस में रखेंगे, हाथ में लेके चलेंगे ना, एक फ़ोल्डर आता ना प्लास्टिक का, हाँ ट्रांसपेरेंट एक फ़ोल्डर आता ना, उसके अंदर लेके रखना। कंजूसी मत करो, ख़रीद लो उसको, काम आएगा बाद में भी, ठीक है, तो उसको लेके रख लेना। उसमें कंजूसी मत करना लेने में कि अभी लेंगे सोचेंगे, अभी से लेकर। इसके अलावा मैंने अपने बच्चों को बोला, बाकी जो अभी आए हैं वो भी सुन लें, एक कॉपी आप अपने टीचर को दें अगर वो ज़िम्मेदारी लेते हैं किसकी, हॉल टिकट की। एक कॉपी आप अपने घर में किसी ज़िम्मेदार को दें जो चीज़ें संभालता है, और ओरिजिनल कॉपी आपके पास रहनी चाहिए। भले से स्कूल से फ़ौरन मिल जाती है कॉपी, फिर भी फॉर प्रिकॉशन, कभी आपकी हॉल टिकट गुम गई, खुदा ना खास्ता नहीं मिली, गिर गई, बहुत सारे वजूहात उसमें हो सकते हैं। तो जैसे मैं इन सब से हॉल टिकट लूँगा अभी, उसके बाद आपको एक घर पर देनी है अपने, और एक आपको हॉल टिकट जो है अपने पास रखनी है। वैसे कम से कम बेयर मिनिमम 3 हॉल टिकट की क्या बनाए, कॉपीज़ बनाएं और दें, ठीक है। तो उसको ध्यान में रखें इस बात को, ठीक है।
तो ये ओवरऑल पेपर प्रेजेंटेशन की बात थी। अब मैं इसके बाद हर सब्जेक्ट को रिवाइज़ कैसे करेंगे उस पर जाऊँगा। तो पेपर प्रेजेंटेशन में अगर कोई सवाल है तो पूछ लो, मैं सेशन के एंड में भी टाइम दूंगा, पर अगर कोई अभी सवाल आ रहा है मन में तो पूछ लो। पेपर प्रेजेंटेशन के रिगार्डिंग अगर आपके पास कोई सवाल है तो पूछ लो। मेरे ख्याल सबको मालूम है कि एमसीक्यू किस तरह से लिखा जाएगा। कैसे लिखा जाता है एमसीक्यू का आंसर? क्या लिखेंगे? खाली ए लिखेंगे, ए और साथ में उसका आंसर लिखा जाए। कई बच्चे क्या करते हैं, 3 एमसीक्यू लिखेंगे, बोलेंगे चौथा मेरा दोस्त बताएगा लास्ट के 5 मिनट में। 5 मिनट में दोस्त को टाइम नहीं मिलता, तो बच्चा क्या करता है, बच्चा अल्लाह से दुआ मांगता है और लिख देता। अब क्या करता है, वो लिखने में ये भूल जाता है कि मैंने सी या बी लिखा, उसके आगे मेरे को आंसर पूरा लिखना है, वो लिखता ही नहीं। अब वो तुक्का अगर सही निकला तो भी मार्क्स नहीं मिलेगा, है ना। वो तो दिक्कत हो जाएगी। अगर टीचर ने रहम कर दिया तो मार्क्स देगा, वरना मार्क्स नहीं देगा वहाँ पर। तो उसको ध्यान में रखो कि एमसीक्यू का फॉर्मेट ये होना चाहिए लिखने के लिए। अननेसेसरी जहाँ पर क्वेश्चन का आंसर नहीं लिखना है वहाँ पर ज़बरदस्ती नहीं करना। जहाँ पर लगे कि हाँ आता है लिखो, नहीं आता है बचा के रखे हो, तो टाइम मैनेज के हिसाब से देखना। और एक चीज़ पेपर प्रेजेंटेशन में, पेपर लिखते वक्त घड़ी पहन कर जाना और बीच बीच में टाइम देखते रहना। ऐसा नहीं हो कि तुमको एक आंसर आ गया, तुम खुश हो गए, भाई ये तो मैंने स्टार्ट से लेके एंड तक पढ़ा है। जैसे ग्लाइकोलिसिस तुमने स्टार्ट से लेके एंड तक तुमको मस्त आता है, अब तुमने उसमें लगा के भर के टाइम लेके लिख दिया आंसर। अब उसके बाद भी बोले, अगर बाहर आए तो बोले सर साहब आता था, पेपर छूट गया। क्यों छूट गया? बोले वो आंसर में टाइम चला गया। ये बताने के बाद भी बच्चे करते हैं, ये बताने के बाद भी बच्चे करते हैं। जो फेवरेट चीज़ आ गई, बस अब मैं यही लिखूँगा, मैं टाइम वाइम थोड़ी देखूँगा। ये तो चलेगा, अपन 5 मिनट मांगेंगे तो दे देंगे, कुछ नहीं देंगे। रिंग बजेगी ले लेंगे पेपर, जैसी रिंग बजेगी पेपर ले लेंगे। तुम लेट आए हो तो वैसे तो वो तो मालूम ही हो ना, लेट आए तो अंदर नहीं लेने वाले 10:30 के बाद। नहीं मालूम है तो बता दूंगा बाद में। तो हाँ, घड़ी पहन के जाना, स्टेशनरी में घड़ी को भी ले लो, और वो वाटर बॉटल, छोटी सी पानी की बोतल लेकर जाना। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, ये इंस्ट्रक्शन थोड़ा सा ऑड है, पर पता है या नहीं मालूम नहीं, बहुत साल पहले से है, पर फिर से मैं बता देता हूँ। आपको एग्ज़ाम के बीच में वॉशरूम जाने अलाउड नहीं है, अगर आपको ये बात मालूम है या नहीं। अगर आपको वॉशरूम जाना है तो आपको पेपर सबमिट करना पड़ेगा। सबमिट करना पड़ेगा मतलब वॉशरूम से आप जब आएंगे आपका पेपर हो चुका होगा। हाँ, आपको पेपर रिटर्न नहीं देंगे लिखने को। एक्सट्रीम केस में ये हो सकता है कि आपको अलाउ कर दें, बट मेजॉरिटी केस में अलाउ नहीं करेंगे, और आप अलाउ करेंगे तो पेपर ले लेंगे आपका। तो ये बात थोड़ी सी याद रख कर जाना, ठीक है। तो उस हिसाब से अपने आप को थोड़ा सा मैनेज करना, ठीक। तो ये सारे के सारे आपके जो पार्ट है ये पेपर प्रेजेंटेशन के थे। अब हम आते हैं रिवीजन पर, क्योंकि लास्ट के 5 दिन बचे हैं। काफ़ी बच्चे बहुत कुछ रिवाइज़ करते हैं, और ये कोई सेमिनार नया नहीं है, मैं कई साल से सेम सेमिनार करता आ रहा हूँ, ठीक है। जब टाइम मिलता है तो हम प्रमोट करके करते हैं, नहीं मिलता तो क्लासरूम में करते हैं, जैसा भी हमको जो टाइम मिलता है उस हिसाब से हम करते हैं। तो रिवीजन आप हिंदी, मराठी या इंग्लिश का कैसे करेंगे? मेरे लिए लैंग्वेज लगभग सब एक समान है, और उसके लिए मैं रिवीजन लगभग एक मानकर चल रहा हूँ कि इस तरह से आप रिवाइज़ कर सकते हैं। सबसे पहली बात, अभी मराठी का पेपर है तो पहले मैं मराठी से ही शुरू करता हूँ। टू बी नॉट मोर प्रिसाइज फॉर इंग्लिश एंड हिंदी, सेम ही रहेगा वो भी। मराठी को आप रिवाइज़ कैसे करेंगे? पहली बात तो कई बच्चे सोच रहे हैं सर अब तक कुछ पढ़ा ही नहीं, तो मराठी में क्या होने वाला है मेरे को भी नहीं मालूम, बस दुआ करके जाऊँगा, लिखूँगा कुछ। तो एक तो पहला ही पेपर मराठी है। पहले मैं उनकी बात कर लेता हूँ जिन्होंने अब तक मराठी में कुछ नहीं पढ़ा, या उनके पास होने के अभी भी वांदे हैं एकदम कि भाई पास नहीं हो सकते। मैं बता दूं आपको क्या करके जाना है। बाय हुक और क्रुक आपको कुछ पढ़ के जानी है, कुछ चीज़ें जिनका मराठी कुछ भी नहीं हुआ, इतना नहीं हुआ कि वो पास नहीं हो सकते। बार बार हमेशा रिपीट करता हूँ, एप्रिसिएशन पढ़ के जाएँ, जितने एप्रिसिएशन है सारे पढ़ के आएँ। रैपिड रीडिंग के जितने ब्रीफ है वो पढ़ के जाएँ, खासकर वो टिपा लिहा वाले होते हैं वो ज़रूर पढ़ के जाएँ, उसमें से कुछ ना कुछ आएगा। एप्रिसिएशन ये हो गया। मराठी का ग्रामर कितने मार्क का आने वाला पेपर में? राइटिंग स्किल कितने मार्क की आने वाली? 24 मार्क की, ठीक है। ये तो इनको बताया जो पीछे जो बोल रहे हैं ना, इनको अभी बताया हूँ मैं 2 दिन पहले, तो आप लोग शौक मत हो जाओ जिनको नहीं मालूम है। इन्हें भी नहीं मालूम था 2 दिन पहले तक। 16 और 24 मार्क। पेपर कैसे डिवाइडेड है मराठी का बताओ? 40-40 में डिवाइड है, मतलब 40-40 अलग अलग 2 पेपर नहीं आएंगे। मैं बता रहा हूँ 80 में से 40 मार्क में क्या आएगा? पैसेज, एप्रिसिएशन, रैपिड रीडिंग के ब्रीफ, ये 40 मार्क। ये 40 मार्क के 2 बाइफर्केशन है, क्या? ग्रामर एंड राइटिंग। बच गया, सब मेन चीज़ तो छूट गई। चलो कोई बात नहीं।
हाँ, तो मराठी को आप कैसे रिवाइज़ करना है, आप में से कोई बताएगा हमारे बच्चों को छोड़ के, जो बच्चे सेमिनार के लिए आए, ताकि अगर कुछ नया पॉइंट मिले तो मैं ऐड करके सबको बता दूँ। अब कोई शर्माई नहीं बता दे मतलब क्या है, ठीक है ना। मतलब कोई सीक्रेट स्ट्रैटेजी तो ठीक है, मत बताओ कि मराठी में 90 आने की कोई स्ट्रैटेजी हो, तुमने यूट्यूब से सीखी हो तो हमको ही बताओ। बहुत लोग सिखाते हैं कि 1 घंटे में मराठी ख़त्म, 1 घंटे में 90 आ जाएगा, यूट्यूब पे चलता है तो कहता सीखे हो। चलो ठीक है, जोक्स अपार्ट, बट किसने, आपने क्या प्लान किया, आप मराठी को कैसे रिवाइज़ करने वाले, कैसे रिवाइज़ करने वाले मराठी को? अच्छा, मैं बाइफरकेशन दे रहा था, बाइफरकेशन तो समझ आ गया ना, 40 में वो है और 40 में ये है, ठीक है। अब मराठी कैसे रिवाइज़ करें? मराठी में 4 भाग है, भाग 1, भाग 2, भाग 3 और भाग 4, बराबर है। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, ऐसे सोचते हैं कि हम ये भाग 1, 2, 3, 4 के हिसाब से रिवाइज़ करेंगे। नहीं, ऐसा हिंदी मराठी का रिवीजन आप नहीं करेंगे, ना ही किसी और सब्जेक्ट का भी, इंग्लिश का भी नहीं करेंगे। आप पार्ट्स के हिसाब से या यूनिट के हिसाब से रिवाइज़ नहीं करेंगे, ये गलत टेक्निक है पढ़ने की। आपको कैसे रिवाइज़ करना है बता रहा हूँ, ये पहले मैं वीडियो में बता चुका हूँ, फिर भी सुन लो। आपको रिवाइज़ इस हिसाब से करना है, आप एक दिन या एक सेशन आप पैसेज को देंगे। आप क्या पढ़ेंगे उसमें से? पैसेज। बैठ जाओ अच्छे से। आप एक सेशन में आगे देखो, एक सेशन में आप क्या पढ़ेंगे? पैसेज। मतलब आपका एक सेशन रिवीजन का किसका होगा? पैसेज का। पैसेज आप कहाँ से करेंगे? एक काम को सुनो पहले, अगर पैसेज भी आप वो वाले करेंगे जिसके आंसर हो, बाद में आप सॉल्व करेंगे तो उसके आंसर चेक कर सकें। पैसेज आप कहाँ से करेंगे? सैम्पल पेपर, प्रीवियस ईयर्स पेपर, यहाँ से आप क्या करेंगे? पैसेज को। मतलब आप जब रिवाइज़ करने बैठेंगे तो आपको पहला सेक्शन पेपर में क्या आएगा? पैसेजेस का आएगा। तो रैंडमली उठाएं, 8-9 पैसेजेस उठाएं और उसको सॉल्व करने बैठ के, ताकि आप में एक सिंक बैठ जाए आपके दिमाग में कि पैसेजेस पढ़ना है, कृति भरनी है, सोमत लिखना है, सॉल्व करना है, पैसेज का रिवीजन होगा। उसके बाद क्या करेंगे? एप्रिसिएशन और रैपिड रीडिंग की ब्रीफ बाय हार्ट लर्न करेंगे। अगर किसी को लिखने में दिक्कत है, स्पेलिंग में एरर्स है, तो वो लिख के याद करेगा, आपको ये करना पड़ेगा, ठीक है। रैपिड रीडिंग में एक थोड़ा सा आप कन्वीनियंस आपको ये हो सकता है कि आपको एक रैपिड रीडिंग के ब्रीफ छोड़ सकते हैं, ठीक है। ये ऑप्शन में आएंगे और बहुत रेयर होता है कि एक क्वेश्चन में ही 2 लेसन के ब्रीफ आ जाए, छोड़ सकते हो, पर मैं प्रेफर करूँगा कि पढ़ के जाओ तो अच्छा है। तो रैपिड रीडिंग के ब्रीफ हो गए और एप्रिसिएशन का एक सेशन हो गया। उसके बाद दूसरा सेशन कौन सा लोगे? तीसरा सेशन ग्रामर का। 16 मार्क का ग्रामर का सेशन लेंगे आप। ग्रामर के सेशन में 16 मार्क में ग्रामर में क्या क्या आता है? ग्रामर में क्या क्या आता है मराठी के? वाक्य प्रचार, वाक्य रूपांतर। वाक्य प्रचार आता है, वाक्य रूपांतर आता है, और शब्द संपत्ति आता है, समानार्थी, विरुद्धार्थी, वचन लिया आता है ना? नहीं है, अलंकार नहीं है। अच्छा, तुम लोग उर्दू मीडियम में होगा शायद, ठीक है। ये आता है, इंग्लिश मीडियम के रेफरेंस के हिसाब से बता रहा हूँ, उर्दू का थोड़ा सा अलग होगा ये। अब और क्या बचा? हाँ, वो आता है, विराम चिन्ह आता है, पंक्चुएशन, और क्या आता है? गलत स्पेलिंग होगी उसको सही करना। ये मिलाकर कितने मार्क बने? 16। ये जितना सुनने में आसान है ना ये मराठी का ग्रामर, ये करने में भी लिटरली बहुत आसान है। जो बच्चे मराठी के ग्रामर को सिर्फ इस वजह से छोड़ रहे हैं कि वो मराठी का ग्रामर है, तो भाई मत छोड़ो, ये 2 दिन में भी सही होने वाली चीज़ है। मेरी बात मान कर चलो, कहीं पर भी 2 दिन बैठ के सीख जाओगे, किसी टीचर से, किसी अच्छे यूट्यूब के टीचर से, किसी से भी सीख जाओगे ना, आपको 2 दिन में इंशाल्लाह ग्रामर उसका कर लोगे इंशाल्लाह। हमने सारे जितने बुक के समानार्थी है, बुक में जितने विरुद्धार्थी है, वचन बदला है, जितने वाक्य प्रचार है, वाक्य रूपांतर है, सबका PDF बना कर डाला है, ग्रुप पर डाला है। टेलीग्राम का ग्रुप है, उस पर मिल जाएगा। जो लोग व्हाट्सएप पे नहीं है उस पर जाएंगे, पूरे बुक में जितने समानार्थी विरुद्धार्थी सब एक जगह है, आपको फिल करना है। उसमें आंसर भी भेज दूंगा, पर फिल करना है। अगर PDF खाली जमा करके रखा है तो वो बात अलग है, खाली आ गया PDF बस और पढ़े नहीं, वो बात अलग है। पर बुक के सारे समानार्थी विरुद्धार्थी जमा करके रखें। तो इस तरह से ये हो गया। उसके बाद कौन सा बचता है? राइटिंग स्किल। राइटिंग स्किल को कैसे रिवाइज करेंगे? पैटर्न देख लो उसका। राइटिंग स्किल में मराठी में क्या क्या आता है? लेटर आता है, और लेटर के साथ ऑप्शन में कुछ आता है? सारांश लेखन क्या होता है? समरी होता है ना। अब आप डिसाइड कर लो, मतलब ये इन जनरल बात बता रहा हूँ, आप डिसाइड कर लो, आप लेटर पढ़ के जाओगे या सारांश पढ़ के आओगे। अगर आप सारांश ही लिखने वाले हो तो सारांश की प्रैक्टिस करो। लेटर में फॉर्मली लिखने वाले हो तो फॉर्मल की प्रैक्टिस करो, इनफॉर्मल मत पढ़ो, इनफॉर्मल नहीं करके आना। जो आप पढ़ के जाने वाले वही करना। इसके अलावा बाकी जो भी राइटिंग स्किल्स बचे हैं उसको सबको रीड करके जाओ। अब रीड कहाँ से करेंगे? राइटिंग स्किल्स रीड कहाँ से करेंगे? तो
अगर आपके पास किताब है तो फेयर इनफ, अगर आपके पास किताब नहीं है तो कई सारी नई किताबें अभी निकली है, तो उसी का हमने PDF बनाकर ग्रुप्स पर अपलोड किया है। अगर आप मोबाइल में पढ़ने में कंफर्टेबल हो तो वो कॉम्पोजिशंस पढ़ के जाओ, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि उन्हीं कॉम्पोजिशन में से कोई 1-2 कॉम्पोजिशन आ जाए। मैं लास्ट में 2-4 कॉम्पो मार्क करके पेपर के दिन में जो शाम है ना, एक दिन पहले जो शाम है उस दिन 2-4-5-6 कॉम्पो फाइनल करके ग्रुप पे भेज दूंगा, तो आप उसमें से वो पढ़ के चले आना, शायद आ जाए। 1-2 बार हमने किया था और आ भी गया था पेपर में, मतलब एक्सपेक्टेड होता है कि क्या आ जाए, पता इतना अंदाज़ा हो जाता है कि ये आना चाहिए। तो ये एक चीज़ है। तो इस तरह से आपका मराठी का रिवीजन होगा। और ये सब करने के बाद अगर आपके पास टाइम बचेगा तब आप क्या करेंगे, फ़ोन उठाएंगे, रील्स देखेंगे, क्या करेंगे। इसके करने का टाइम बचेगा तो एक सैम्पल पेपर लिख कर जाएंगे, घर पे बैठेंगे 3 घंटे एक शांति जगह पर बैठेंगे और एक सैम्पल पेपर ज़रूर लिख कर जाएंगे। ठीक है, कि मराठी के बारे में हो गया। हिंदी के बारे में और इंग्लिश के बारे में बहुत ज़्यादा खास टिक्का टिप्पणी करने की मुझे ज़रूरत नहीं है। हिंदी का ग्रामर भी एज़ कम्पेयर टू लाइक मराठी ग्रामर आसान है, छोड़कर मत जाना। राइटिंग स्किल में अगर आप हिंदी के राइटिंग स्किल के लिए एक टॉपिक के लिए 10-10 टॉपिक, सपोज करो निबंध है, 10 निबंध भी पढ़ के जा रहे हो ना, तो आपके पास अच्छे खासे वर्ड्स आ जाएंगे और उन्हीं वर्ड्स को लेकर आप कुछ मिलाकर कुछ लिख सकते हो। वैसे ही लेटर है, वैसे ही बाकी है। तो ये हिंदी का हो गया। इंग्लिश के अंदर, इंग्लिश के पहले पेज पर क्या आता है, पहले पेज पर क्या आता है, ग्रामर आता है, डुएज डायरेक्टर है ना, उसके अंदर क्या क्या रहता है, वर्ड चेन रहता है, वर्ड रजिस्टर रहता है, और क्या रहता है, कंपाउंड वर्ड्स रहता है, और क्या रहता है, और बस यही रहता है कि कुछ छूटा है, फ्रेज है ना। तो ये जो स्टार्टिंग है ना, ये जो स्टार्टिंग का ग्रामर है ना, इसको छोड़ना मत। क्यों, इसके 2 रीज़न है। पहले तो अगेन वो आसान है, सही में आसान है, मतलब वो लास्ट में भी पढ़ के जाओगे तो भी कर लोगे, ऐसी चीज़ है, वो आसान है। दूसरी बात, पेपर का स्टार्ट है, वो पेपर का स्टार्ट ही गड़बड़ कर लोगे तो पेपर वाले को पता लग जाएगा इसको इंग्लिश नहीं आती, इसको राइटिंग स्किल भी नहीं आएगी, इसका पैसेज भी सही नहीं होगा, सब गड़बड़ हो जाएगा। पहला पेज इंग्लिश के ग्रामर का मेहरबानी करके करिए। वो वर्ड रजिस्टर, कंपाउंड वर्ड्स, बहुत आसान चीज़ है। साल भर आप पढ़ते नहीं है, बोर्ड में जाके आपको लगता है कि दोस्त बता देगा, वो भी नहीं बताता, हो नहीं पाता हो। इतना आसान है, उसको थोड़ा बहुत टाइम लगा के पढ़ लो, कंप्लीट हो जाएंगे उसे। उसमें ऐसा नहीं है, मतलब मैं लास्ट मोमेंट पे आपको ऐसी चीज़ बता रहा हूँ ना जिसमें आप कम इनपुट देके बहुत ज़्यादा आउटपुट ले सकते हो। मैं बता, हार्ड वर्क तो साल भर करना ही था। देखो एक ये भी बात बता दूँ, टू बी ऑनेस्ट, किसका 90 आएगा मालूम है, किसका 90 आएगा, जिसने साल भर पढ़ा है। 90+ उन्हीं बच्चों का आता है जिसने साल भर पढ़ा है। 8 साल के करियर में मैंने शायद ही कोई बच्चे को देखा हो जिसने 1 महीना पढ़ के 90 लाया हो। अगर कोई बोल रहा है 1 महीना पढ़ के 90 लाया तो अक्सर बार वो झूठ बोल रहा हो, बोले साल भर नहीं पढ़ा। 90 अगर 90 लाना ना तो बच्चों ने साल भर पढ़ा होगा। आवाज़ कहाँ से आ रही है, नॉट बेंच से होगी, ठीक है। 90 अगर लाना होगा ना तो बच्चा साल भर पढ़ा होगा ना, तभी 90 होगा। आप बोलेंगे लास्ट के 2 महीने में पढ़ के 90 नहीं आता, 3 महीने में पढ़ के नहीं होना, मुश्किल है, ना के बराबर 90। हाँ, आप लास्ट में पढ़ के 75-80 तक खींच सकते हो। 90 जिसको लाना उसने साल भर कंसिस्टेंटली पढ़ा होगा और उसके लिए ये सारी टिप्स जो है वो रिलेवेंट होगी, ठीक है। तो ये इंग्लिश हिंदी के लिए बातें हो गई। तो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, टाइम मैनेजमेंट के लिए आप क्या करेंगे, ज़्यादा पेपर देंगे, ग्रामर प्रैक्टिस करेंगे, एप्रिसिएशन में लर्न करेंगे, राइटिंग स्किल्स को रीड करके आएंगे। तो रिवीजन में अगर आप 4 सेक्शन बनाने तो बहुत सॉर्टेड वे में मैंने आपको बताया कि आप किस तरीके से पढ़ेंगे। पीपीटी सब मैं शेयर कर दूँगा आपके साथ, ये हो जाएगा, ठीक है। अब आता हूँ तो डेंजर 1 साइंस। साइंस को लेके काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान हैं, ठीक है। साइंस 1 में मार्क्स नहीं आते हैं, काफ़ी बच्चे क्या कहते हैं, पढ़ते तो सब हैं, जाके पढ़ते हैं, पर साइंस 1 में मार्क्स ही नहीं आते, मार्क्स ही नहीं आते, मार्क्स ही नहीं आते। देखो, लर्निंग के ना 3 प्रिंसिपल होते हैं। किसी भी चीज़ आपको लर्न हो गई, आपको आ गई है, आपको समझ आ गई, कैसे मालूम पड़ता है समझ आ गई, वो समझ आ गई या आपके दिल में बैठ गई, आपको आ गई, वो ऐसा होता है कि अगर मैथ्स जैसा सब्जेक्ट होता है ना तो प्रैक्टिस से आपको आ जाएगा। साइंस, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, बायो जैसे सब्जेक्ट होते हैं ना, ये कैसे आते हैं मालूम है, इनको लेक्चर सुनने से नहीं आता, खाली है लेक्चर के बाद इसमें अलग अलग टाइप के क्वेश्चन करते हैं ना, तब आपको मालूम पड़ेगा कि आपको ये पूरा लर्निंग आपका हुआ है नहीं हुआ। हम क्या कर रहे हैं, हम टीचर का लेक्चर सुन रहे हैं साइंस का, टेक्स्ट बैक के आंसर पढ़ रहे हैं और एक्स्ट्रा में हम वो सब पढ़ रहे हैं जिसको पता ही नहीं, हमको कुछ मालूम ही नहीं कि इसका हमारे से कोई रिलेवेंसी है या नहीं है। जैसे नवनीत उठा लो, नवनीत पढ़ लो, कितने लोगों के पास नवनीत गाइड है, साइंस की डाइजेस्ट है, नवनीत की है, बहुत बड़ी डाइजेस्ट है। बाकी डाइजेस्ट के कंपैरिजन में मैं मानता हूँ कि नवनीत की बहुत बड़ी डाइजेस्ट है।
कभी कभी तो पहला जब एडिशन निकला तो मुझे याद है कि 200 फिलअप होते थे, 200 फिलअप होते थे। बच्चे परेशान, 5 पेज का चैप्टर लेसन है, 200 फिलअप निकाल लिए। बन सकते हैं क्योंकि वो लेसन इतने ऐसे वे में डिज़ाइन किया गया है। तो अब क्या बच्चा 200 फिलअप पढ़ते बैठेगा? नहीं, वो उन 5 जो पेज है ना उसको पहले तो बहुत अच्छे से पढ़ेगा। साइंस को स्कोर लाने के लिए देखो मैं जो अलगोरिथम बता रहा हूँ ना, ये फुल प्रूफ अलगोरिथम है। मेरे कई सारे स्टूडेंट 98 प्लस ला चुके हैं साइंस में, तो ये एक फुल प्रूफ अलगोरिथम है जो मैं तुमको बता रहा हूँ। सबसे पहली और सबसे बेसिक चीज़ साइंस को पढ़ने के लिए क्या है मालूम है? टेक्स्ट बुक। चालू है ना? हाँ, टेक्स्ट बुक पढ़ो भैया, टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ोगे ना बड़े मसले हो जाएंगे। जो बच्चा साइंस के एग्ज़ाम के लिए टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ के आ रहा है वो फंस जाएगा। टेक्स्ट बुक में क्या पढ़ो? टेक्स्ट बुक को लाइन बाय लाइन रीड करो। अंग्रेज़ी में एक फ्रेज़ होता है, दिस बुक इज़ योर बाइबल, मतलब इसी में सब कुछ है। पेपर कहाँ से बनेगा? टेक्स्ट बुक से बनेगा। तो आपको टेक्स्ट बुक के अलावा नवनीत, मास्टर की, टारगेट, फलाना ढिमकाना, कोई भी डाइजेस्ट रेफ़र कर लो, वो तो प्रैक्टिस के लिए काम आएगी। पहला प्राइमरी चीज़ आपका क्या होना चाहिए? टेक्स्ट बुक पढ़ो। टेक्स्ट बुक कैसे पढ़ो? लाइन बाय लाइन पढ़ो। उसके अलावा टेक्स्ट बुक के अंदर इंटेक्स क्वेश्चन होते हैं, देखो कॉन्सेप्ट से पहले क्वेश्चन होते हैं, एक ऐसे बॉक्स बना होता है, डू यू नो करके क्वेश्चन होते हैं, बाकी वो भी पढ़ना है। हाँ, वो वाले क्वेश्चन आते हैं ना जो तुमने कहीं नहीं पढ़े और आए, वो कहाँ से आए भाई? उस डब्बे में छुपे हुए थे जिसको तुमने इग्नोर किया। डब्बा बोला मुझे इग्नोर करेगा, देखो बता दो, डब्बे में से क्वेश्चन आते हैं। हाँ, डब्बा बोला मुझे इग्नोर करते, और डब्बे में से बहुत क्वेश्चन आते हैं। आपको मैं कई क्वेश्चन दिखा सकता हूँ। वो एक लेसन ना टूवर्ड्स ग्रीन एनर्जी, उसमें वही है ना, बाद में चक्का घूमेगा बिजली बनेगी, एट द एंड तो सब उसमें वही होता है। पढ़े हो ना लेसन, घूमता है, हम क्या करते हैं पूरे लेसन में बिजली बनाते हैं, यही होता है। उस लेसन के अंदर कई जगह पर पावर स्टेशन के वो दिए कि हर पावर स्टेशन में कितना मेगावाट बिजली बनता है। बच्चे सोचते ये आएगा ही नहीं। एग्ज़ाम में क्या करता है, मेगावाट दे देगा, बोलेगा स्टेशन का नाम बताओ, क्या था? हाँ, वो आपके हाथ KBC खेलेगा। आप लॉन्ग फॉर्म आंसर पढ़ जाओगे, शॉर्ट आंसर्स पूछेगा। साइंस 1 में तकरीबन 6 आंसर है जो पढ़ने वाले हैं, बाकी सब कुछ भी पढ़ने वाला नहीं है। साइंस 1 में पूरी बुक में सिर्फ 6 या 7 आंसर बड़े आंसर है जो रट्टा करने वाले, बाकी पूरी बुक में रट्टा करने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर आप साइंस रट के पढ़े तो आपकी टेक्निक गलत है पढ़ने की, आपका मार्क्स नहीं आने वाला, आपका मार्क्स नहीं आने वाला। आप साइंस 1 कहाँ से याद कर रहे हो कि आपको याद ही नहीं करना, आपको समझना है। साइंस 1 का मेजॉरिटी काम जो है वो क्लासरूम में हो जाता है, और बाकी जो बचा काम होता है वो आप क्वेश्चन आंसर से करते हैं, जिस पर मैं आऊँगा अभी। तो पहले तो टेक्स्ट बुक रीड करो, उसके बाद इंटेक्स क्वेश्चन करो, ये हो गई। और टेक्स्ट बैक के जो क्वेश्चन है ना, यहाँ टेक्स्ट बुक लिखा है, टेक्स्ट बैक है वो, टेक्स्ट बैक के जो क्वेश्चन है वो पढ़ के जाना। टेक्स्ट बैक के समझ रहे हो ना, जो पीछे के क्वेश्चन दिए हैं उसमें तो थोड़ा बहुत तो आएगा, तो भाई उसको करके जाना, उसको छोड़ने का नहीं है अपने को, ठीक है। अब PYQs तो मालूम होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पढ़ के जाना है एग्ज़ाम के टाइम पे। क्यों? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से 10% आपके पेपर में आएगा। 10% यानी कि अगर 40 मार्क का पेपर है तो 4 या 5 मार्क का या 6 मार्क का भी कभी कभी प्रीवियस ईयर पेपर से आ जाता है। साइंस 1 में आता ही है, तो 5-6 मार्क का तो आपको वहीं से मिल जाएगा अगर प्रीवियस ईयर पेपर पक्के हैं तो। सैम्पल पेपर भी मैं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, क्योंकि सैम्पल पेपर, अच्छा सैम्पल पेपर कौन सा होता है? क्यों? क्योंकि तुम पढ़ते हो या टीचर ने बोला कि सब लेते तो नहीं अच्छा होगा। एक अच्छा सैम्पल पेपर कौन सा होता है? मेरे को तो मतलब मैं भी कोई ब्रांड नहीं बता सकता, क्योंकि मेरे पास तो इस साल टाइम नहीं था, मैंने तो पेपर देखे भी नहीं इस साल सैम्पल पेपर क्या आता है। मतलब सैम्पल भी आएंगे तो मैंने खोले ही नहीं अब तक। खजान होने दो, पॉज कर। तो साइंस 1 के लिए हार्डली कुछ मगअप करने के लिए साइंस 1 में इतना कुछ नहीं है। अगर आपको 5 या 6 आंसर बड़े हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक मोटर वाला आंसर हो गया, ठीक है, वो मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया, ऐसा कुछ हो गया, मेटलर्जी के 2-4 प्रोसेसेस हो गए, तो ये ऐसे कुछ गिने चुने बड़े आंसर्स है जो साइंस 1 में। इसके अलावा साइंस 1 में याद करने के लिए कुछ नहीं। अगर साइंस 1 आप रट्टा करने बैठो तो मत करो भाई, अभी भी बोल रहा हूँ। जितने ज़्यादा क्वेश्चन आंसर सॉल्व करोगे सैम्पल पेपर से, प्रीवियस ईयर पेपर से, क्लासेस के टेस्ट पेपर से, स्कूल के पेपर से, उतना ज़्यादा साइंस क्लियर होगा। साइंस 1 उतना ज़्यादा क्लियर होगा। वैरायटी ऑफ क्वेश्चन करो, इतने वैरायटी ऑफ क्वेश्चन करो कि वो सॉल्व है। डाइजेस्ट लेके बैठते हैं ना हम साइंस की, तो उसका गलत तरीका है कि हम बाय हार्ट करके उसको पढ़ें, तरीका वो नहीं है उसका।
उसका तरीका ये है कि जब हम पढ़ने बैठ रहे हैं ना साइंस 1, तो पहले आपका साइंस 1 का चैप्टर क्लियर होना चाहिए। आपका साइंस 1 का चैप्टर क्लियर है तब आप उसको शुरू कर सकते हो। अगर आपका चैप्टर ही क्लियर नहीं है तो आप उसको कैसे शुरू करोगे? जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको पूछूं कि एटॉमिक रेडियस के बारे में पूछूं, टॉप टू बॉटम अगर हम जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस बढ़ता है कम होता है? टॉप टू बॉटम हम जाएंगे, अब फंस गए ना, बोले अब तो टॉप से बॉटम की तरफ, बाकी लोगों को पूछ रहा हूँ, टॉप से बॉटम की तरफ जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा या कम होगा? क्यों बढ़ेगा? क्योंकि जैसे हम टॉप से बॉटम में आते हैं तो क्या होता है, शेल्स ऐड होती जाती है, तो एटॉमिक रेडियस क्या होता है, बढ़ता है। तो अगर इसके ऊपर क्यूरिजन आया तो आपको याद करने की थोड़ी ज़रूरत है, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं, आपको मालूम है कि ये ऐसा होता है। आपने एक बार आंसर रीड किया, 2-3 बार रीड किया, आपको हो गया, आप आंसर वहाँ पे 2-3 पॉइंट्स में बना के लिख लेंगे। कोरोजन और रस्टिंग में फ़र्क क्या होता है? कोरोजन और रस्टिंग में क्या फ़र्क है कि दोनों सेम है? कौन से चैप्टर में बाय द वे कोरोजन और रस्टिंग? मेटलर्जी में, है ना। हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल किस में है? हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो 11वीं का पूछ रहा हूँ, नहीं है ना। हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल करके कुछ है कहीं पे पढ़ा है? नहीं है। यानी कि ये क्लास में जितने बच्चे बैठे उन्होंने साइंस की टेक्स्ट बुक अभी तक सही से नहीं पढ़ी। हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल आपको उसमें मिल जाएगा, क्या नाम है, कार्बन कंपाउंड में मिल जाएगा। वो जो भी पेज नंबर उसके टॉप की लाइन है हाइड्रोजनेशन वाली, चेक कर लेना, टॉप पर आता है हाइड्रोजनेशन, पता होना चाहिए। अब तक आपकी बुक आपको हिफ्ज़ होनी चाहिए, आपके मतलब आपको पता होना चाहिए कि ये यहाँ पर लिखा है, ये इस कॉन्सेप्ट की बात हो रही है। एटलीस्ट आपको ये पैटिनेशन ऑफ कॉपर नाम की चीज़ सुनी है? नहीं सुना? ये भी नहीं है। हमारे पास एक सीक्रेट टेक्स्ट बुक है, उसी में से आता है बोर्ड का। हाँ मेरे पास है अरे मजाक कर रहा हूँ। पैटिनेशन ऑफ कॉपर भी आपकी किताब में है मेटलर्जी के अंदर। हाँ पैटिनेशन ऑफ कॉपर नाम की चीज़, और एग्ज़ाम में पूछा जाता है। कॉपर के ऊपर जो ग्रीन लेयर एक चढ़ जाती है, उसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं? और एक वो याद है, टिन पिघला के लगाया था, कुछ दिन पहले ही पढ़ा था ना, 1 या 2 दिन पहले ही पढ़ा था। मेटलर्जी तक जाया तक हमारी हालत बुरी हो जाती है, हम लोग पढ़ते नहीं है। पॉलीथीन का किसी को मॉलिकुलर फॉर्मूला याद है? पॉलीथीन नहीं है ना, ये भी है ही है, झूठ बोला मैं, कार्बन कंपाउंड है ना। पॉलीथीन है, पीवीसी है, पीवीसी भी है, नहीं है। डीएनए आरएनए कार्बन कंपाउंड में है, वो तो साइंस 2 में आता है ना। है कहाँ पे? हाँ कार्बन कंपाउंड के लास्ट में है ना, डीएनए आरएनए के बारे में दिया हुआ है ना, वहाँ पर लास्ट में एक बॉक्स बना हुआ है, उसमें डीएनए आरएनए के बारे में दिया। कुछ भी पूछ लेगा पेपर में, कुछ भी पूछ लेगा पेपर के अंदर, तो टेक्स्ट बुक थरो करके जाओ। द फर्स्ट थिंग इज़ टू थरो योर टेक्स्ट बुक, बाकी सब चीज़ें तो बाद में आती है। अब आते हैं भैया साइंस 2 पर। साइंस 2 में मानता हूँ मैं कि याद करने के लिए बहुत कुछ है, बहुत कुछ है याद करने के लिए। साइंस 2 के अंदर कुछ चैप्टर्स है जो आप कभी छोड़ के ना जाएं, उसको बहुत अच्छे से तैयारी करें। जिसमें से वो सोशल हेल्थ वाला चैप्टर है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट वाला चैप्टर है, टूवर्ड्स ग्रीन एनर्जी वाला चैप्टर है, और इसके अलावा अगर मेरे को यूजुअली लगता है कि बच्चे लाइफ प्रोसेस 1-2 पढ़ के रखते हैं तो वो एक है। ऐसे 5 चैप्टर जो है जो बेयर मिनिमम आपको पढ़ के जाने हैं। इसके अलावा साइंस 2 के अंदर डायग्राम आता है, और साइंस 1 के न्यूमेरिकल्स की बात कर लीजिए। न्यूमेरिकल से जिन जिन बच्चों को डर लग रहा है और आगे वो साइंस स्ट्रीम नहीं लेना चाहते, तो मेरा उनसे सिंपल सा फंडा मैं आपको बता देता हूँ, आप न्यूमेरिकल मत करके जाओ एग्ज़ाम में, मत देखो ही मत करो। क्यों? न्यूमेरिकल कितने मार्क का आएगा? ज़्यादा 2 मार्क का आएगा, और वो भी कोई अलग से तो क्वेश्चन आएगा नहीं, आपको किसी क्वेश्चन में ऑप्शन में ही आएगा न्यूमेरिकल, है ना। अगर आपको बेसिक एकदम न्यूमेरिकल करना है तो मैं बता देता हूँ कौन सा करके जाओ, जो आता भी है पेपर में। पावर ऑफ लेंस का आता है, फोकल लेंथ दे देगा, बोलेगा कितना पावर है, पूछेगा, पावर दे देगा, पूछेगा फोकल लेंथ कितना है, वो ये वाला न्यूमेरिकल आता है। दूसरा हीट के अंदर एक न्यूमेरिकल है MC डेल्टा T वाला, वो 2 मार्क का आता है, वो कर लो। अगर इसके अलावा आपको न्यूमेरिकल से डर लगता है तो न्यूमेरिकल मत करो, 2 ही तो मार्क के आने वाले हैं, क्यों इतना झंझट ले रहे हो। सेम मराठी का भी, उसका भी बोलना भूल गया, सोमत के पीछे मत भागो, 5 दिन पहले तो बिल्कुल मत भागो। साल भर में एक भी सोमत नहीं पढ़ा, मत याद करो, मत याद करो, फिर से बोल रहा हूँ मत याद करो। सोमत बैठ के, सोमत याद करने बैठोगे बाकी सब छूट जाएगा, और सोमत की क्या गारंटी कि वही आएगा, दूसरा आ गया तो। उसके अलावा ग्रामर पक्का करो, मालूम है ग्रामर सही करूँगा तो होएगा, राइटिंग स्किल पक्का करो तो होएगा, ये सब करके आओ। सोमत के पीछे बार बार बोल रहा हूँ मत भागो। साइंस 2 के अंदर एक और एक चीज़ होती है डायग्राम, बराबर। डायग्राम हमेशा कहाँ बनाएंगे आप? बीच में बनाएंगे,
बच्चे क्या करते हैं, डायग्राम मतलब कोने में बनाते हैं, फिर ऐसे 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 लिखते हैं उसमें, मतलब ऐसे फिसल के आना नीचे, है ना। डायग्राम को कहाँ बनाएंगे, बीच में। डायग्राम बनाने के बाद क्या करेंगे, नाम लिखेंगे, बॉक्स बनाएंगे, एक नाम लिख लेंगे, इसके अराउंड में 4 मार्जिन करके एक बॉक्स बनेंगे। डायग्राम के नीचे क्या करेंगे, नाम लिखेंगे, डायग्राम किस बारे में। अगर आप आरएनए का डायग्राम बना रहे तो नीचे लिखे हैं, भले से वो आंसर का पार्ट ही है, फिर भी नीचे लिखिए किसका डायग्राम है, आरएनए का। अरे कोई भी फोटो होती है तो उसके नीचे उसका नाम लिखा होता है, नहीं लिखा होता है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग है ये, मतलब मार्क्स कटने वटने का चांस नहीं है, बट बेसिक प्रेजेंटेशन की टिप है कि आप डायग्राम बनाए तो सेंटर में बनाएं और बार बार ओवर राइटिंग ना हो। हाँ भाई, डायग्राम में आता है तो बनाओ, नहीं आता तो कुछ भी मत बनाओ। सबसे आसान अमीबा होता है, तो अपने को लगता है हर ऑर्गेनिज्म अमीबा है, पैरामोशियम भी अमीबा, हाइड्रा भी अमीबा है, प्लेनारिया भी अमीबा है। अपने को लगता है कि यूग्लिना भी अमीबा है, सब अमीबा लगता है, तो अपन वही बना के। नहीं आता डायग्राम तो मत बनाओ, एग्जामिनर गुस्सा हो जाता है। नहीं आता तो मत बना के आओ ना, तुमको उसको लगेगा बच्चा सीरियस नहीं है, तो कुछ भी मत बना के आओ, ठीक है। और साइंस 1 में बड़े आंसर्स काफ़ी है पढ़ने के लिए, उसमें रीडिंग भी है, रीड तो करना ही है चैप्टर। अगेन उसका भी सीक्वेंस वही है, किताब को रीड करके जाओ, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस देख कर जाओ, और उसके अंदर याद करने लायक काफ़ी सारी चीज़ें हैं। मैंने कुछ 12 चैप्टर्स निकाले हैं हैंड पिक करके, पूरे 20 में से सिर्फ 12 चैप्टर्स भी आप करेंगे तो इसका टोटल वेटेज अराउंड 70 मार्क्स तक अराउंड क्रॉस होता है। मतलब आप 8 चैप्टर भी ऑप्शन में रख कर जाएंगे और 12 चैप्टर ऐसे प्रिपेयर करते हैं जिससे आप पूरी तरह से मुतमईन, आप एक भी मार्क का नहीं छोड़ के आएंगे, तब भी आप 60 से 70 मार्क के बीच में ला सकते हो। 8 चैप्टर छोड़ के बोल रहा हूँ मैं, 8 चैप्टर छोड़ के बोल रहा हूँ। तो याद रखना, ये जो 20 चैप्टर है ना, तो बोर्ड ने ये भी नहीं बोला कि तुम 20 पढ़ के आओ, बोर्ड वाला ऑप्शन भी तो दे रहा है तुमको, बोर्ड वाला वेटेज भी तो दे रहा है। जब इतनी सारी चीज़ें बोर्ड हिंट दे रहा है तो आप उसका इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं? कौन बोला कि साइंस में 20 ही चैप्टर है और 20 ही पढ़ के आने? किसी ने बोला? किसी ने नहीं बोला। अरे ऑप्शन में क्यों नहीं रख के जा रहे हो? 20 है, 20। अगर जिनको 90+ लाना भाई वो पढ़ो, उनके पास कोई शॉर्टकट नहीं। जिनको अभी 20 नहीं याद है, 20 में से 10 भी नहीं याद है, तो वो पेपर में वेटेज निकालो, साइंस 1-2 का वेटेज देखो कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का आने वाला है, और उसके हिसाब से उसकी तैयारी करो। और उसमें अगर 12 चैप्टर छोड़ के भी आप अच्छा खासा स्कोर उससे निकाल सकते हो, साइंस से 8 चैप्टर छोड़ के भी आप अच्छा खासा वहाँ से स्कोर निकाल लोगे। अब इसकी बात करते हैं मैथ्स की, ठीक है। देखो मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आपका लैंग्वेज वीक है और मैथ्स स्ट्रॉन्ग है तो लैंग्वेज को पीछे से बैकअप देता है मैथ्स। और मेरी मानकर बात चलो, सारे पेपर के अंदर सबसे आसान जो पेपर होगा ना वो अलजेब्रा का होगा, ये तो शायद आप भी एग्री करते होंगे। और अगर आप अलजेब्रा में 40 में 40 नहीं आ रहे ना, ऐसे बोल रहा हूँ, ये मिस्टेक ही नहीं है, गुनाह है मेरे हिसाब से। तो आपका 40 में 40 अलजेब्रा में आना चाहिए। नहीं आया ना तो रिजल्ट क्या, 2 थप्पड़ मारना, कमरे में बंद करना अपने को, 2 ज़ोर से मारना, बोलना ऐसी गलती मैं ज़िंदगी में नहीं करूँगा। अलजेब्रा में 40 में 40 आने ही चाहिए, आने चाहिए 40 में 40। इतना आसान तो है अलजेब्रा। जिन्होंने अभी मान लिया उनको लग गया कि आने नहीं वाले बोले अभी मान लो क्या फ़र्क पड़ता है, मानना तो है, ठीक है। 40 में से 40 अलजेब्रा में आना ही चाहिए, इतना आसान होता है अलजेब्रा, सही में बोल रहा हूँ। ऑप्शन में छोड़ के आओ ना, फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं आता ऑप्शन में छोड़ दो, नहीं जमना है फाइनेंशियल प्लानिंग अभी भी तो ऑप्शन में छोड़ो, बिंदास छोड़ दो, नहीं कर गया। और बाकी चैप्टर जैसे करोगे उसका चैलेंजिंग क्वेश्चन भी आए तो कर लो। अब बाद मैं चैलेंजिंग पर भी आ जाऊँगा, पर पहले मैं ज्योमेट्री पर आ जाऊँ, फिर मैं चैलेंजिंग पर आऊँगा। तो अलजेब्रा के अंदर जो चैप्टर्स है रिवाइज करने के लिए, उसमें सबसे हार्ड चैप्टर बच्चों को लगता है फाइनेंशियल प्लानिंग। अगर आपको भी लगता है तो आप उसको जितना आता उतना कर सकते हो, छोड़ो। स्टैटिस्टिक्स मेरे हिसाब से मत छोड़ना, पेपर से एक दिन पहले जो हाफ डे का गैप होगा उसमें कुछ सम्स बताऊंगा, उतने सम्स कर लोगे ढंग से तो पूरा चैप्टर इंशाल्लाह कवर होगा। स्टैटिस्टिक्स में हार्डली 6 सम करने हैं और वो 6 सम से सब कवर हो जाएगा। चैप्टर बड़ा है, एक सम मीन का सीखो, एक मीडियन का सीखो, एक मोड का सीखो, एक पाई डायग्राम निकालना सीखो, एक उल्टा पाई डायग्राम से, एक परसेंटेज से पाई डायग्राम, एक परसेंटेज से पाई डायग्राम से परसेंटेज निकालना सीखो, एक हिस्टोग्राम सीख लो और एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन सीख लो। 6-7 सम करने, पूरा चैप्टर ख़त्म हो गया, चैप्टर पूरा। स्टैटिस्टिक्स बड़ा नहीं है, सम बड़े हैं, चैप्टर बड़ा नहीं है, उसके प्रॉब्लम बड़े हैं। और प्रॉब्लम मीन जो कर रहे हो आप, मीन के जो सम्स कर रहे हो, मीन के अंदर भी अगर आपने डायरेक्ट मीन सीख लिया तो अगले वाले मेथड में 2 कॉलम एक्स्ट्रा बनाने पड़ते हैं, अगले 1 कॉलम, और उसके बाद वाले में और 1 कॉलम एक्स्ट्रा बनाना पड़ता है, उतना ही कैलकुलेशन है। मीडियन और मोड तो सबसे आसान है, मोड में कोई कॉलम ही नहीं है, मीडियन में सिर्फ 1 कॉलम बनाना है। तो अगर एग्जाम में मीडियन का सम आया तो छोड़ना तो बेवकूफ़ी है। तो जिनको लग रहा है स्टैटिस्टिक्स हार्ड है जस्ट बिकॉज कि वो लेट शुरू हुआ,
तो आपकी बेवकूफ़ी हो, आपको नहीं छोड़ के आना है। मेरे हिसाब में जितना प्रोबेबिलिटी ईजी है ना उतना स्टैटिस्टिक्स भी है। बस आपके मल्टीप्लिकेशन एडिशन नंबर सही बैठने चाहिए, बस उसके अंदर कुछ भी नहीं है। फियर निकाल दो उसको अपने दिमाग से, ठीक है। बाकी तो उसमें PYQ VYQ करना ही। अब आते हैं ज्योमेट्री पर। मराठी के बाद जो सबसे दर्दनाक सब्जेक्ट है अक्सर बच्चों के लिए वो ज्योमेट्री है, ठीक है। चैलेंजिंग क्वेश्चन पे इसके बाद में आऊँगा मैं। अब ज्योमेट्री का क्या करें भाई? देखो टू बी ऑनेस्ट बता रहा हूँ, अब एग्ज़ाम आ गया है, ज्योमेट्री जितना आता है उतना ही करना है, कोई टिप विप नहीं, जितना आता है उतने को पक्का कर गया, कुछ नया मत पढ़ना। मालूम पड़ा किसी ने बोला कि सर्कल कर गया, सर्कल इंपॉर्टेंट है। कोई भी चैप्टर अपने दिए गए वेटेज से ज़्यादा ना कम आने वाला, उतना ही आएगा। अगर वो ज़्यादा कम आया तो बोर्ड्स आपको मार्क्स देगा फिर उसके। अगर सर्कल 9 मार्क लिखा है, जो वेटेज लिखा है ना, गिन लेना, उतने ही मार्क का होता है पेपर में, उससे ना ज़्यादा होता है ना कम होता है। हाँ, तो आप कोई चैप्टर छोड़कर जा रहे हो तो उसका मतलब ये नहीं कि रैंडमली तुम्हारी किस्मत हुई तो आएगा, नहीं हुआ तो नहीं आएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। अब ज्योमेट्री में मस्ट डू वाले चैप्टर कौन से? पहला तो कंस्ट्रक्शन है। जिन्होंने कंस्ट्रक्शन को छोड़ा है ना भाई, वो चुपचाप पूरा कर लो, लास्ट के दिनों में किसी से सीख लो, बैठ के लास्ट के दिनों में सीख लो। पेपर की शाम वाम को बुलाऊंगा मैं, अरे हम तो 1.5 महीने से रिवीजन कराने सबको, ठीक है। जिनको नहीं मालूम है बता दो, हम 1.5 महीने से एक रिवीजन की क्लास ले रहे हैं जिसमें सारे बच्चे आते हैं, मतलब हमारे भी बाहर के भी। हम हर साल करते हैं, ठीक है, हर साल करते हैं, जिसमें 1.5 महीने में सारे बच्चे आते हैं। और हम एग्ज़ाम के एंड तक नहीं, एडमिशन जब तक नहीं होता आपका 11 तब तक पढ़ाते हैं। जो बच्चे अभी अभी रिसेंटली ग्रुप में ऐड हुए हैं, शायद उनको नहीं मालूम होगा, हम 1.5 महीना लास्ट में फ्री में पढ़ाते हैं। उसमें सारे बच्चे आते हैं, जिसको आना है, मतलब जितनी हमारी कैपेसिटी है 30 की कैपेसिटी, तो हम उतने ही बिठा सकते हैं, ठीक है। पर टाइमिंग मेरे हिसाब से होता है, जैसे मैं फ्री होता हूँ मैं उस हिसाब से लेता हूँ, ठीक है। मोस्टली मॉर्निंग में क्लास होती है। अभी भी पेपर के दरमियान में जब बीच में गैप रहेगा तब मैं बुलाऊँगा क्लास, मेरे को लगेगा तो मैं बुलाऊँगा, वरना मैं आपका कोई टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। तो मेरे को जहाँ टाइम लगेगा तब मैं बुलाऊँगा, ठीक है। तो ज्योमेट्री के अंदर मस्ट डू चैप्टर में पहला तो कंस्ट्रक्शन है। और मेरे को जहाँ तक अंदाज़ा होता है कि सबने सिमिलैरिटी पहला चैप्टर होता है, कई बार किया तो सिमिलैरिटी, पाइथागोरस एक छोटा चैप्टर है बाकी कंपैरिजन, तो एक पाइथागोरस और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये मस्ट डू चैप्टर्स है। ये आपको करना ही है, डू और डाई चैप्टर्स बोल लूँ ना, ये वो चैप्टर है। अब बचता है सर्कल और मेंसुरेशन की बात। सर्कल एक्चुअली हार्ड नहीं है, एक परसेप्शन बना कि वो हार्ड है। सर्कल में एक्चुअली थियरम बहुत है, थियरम बहुत सारे हैं, तो इतने सारे थियरम की वजह से हमें लगता है कि सर्कल हार्ड है। बट याद रखो, सर्कल के कुछ महदूद प्रॉब्लम्स है, कुछ स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स है जो हमेशा एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। वो कौन से प्रॉब्लम्स है उसके ऊपर अलग एक मैंने वीडियो बना कर रखा है, जाके देख सकते हो, तो तुमको वहाँ से मिल जाएगा। कुछ महदूद प्रॉब्लम्स है, उसमें से आएगा, पक्का आएगा, गारंटी दे रहा हूँ आएगा, क्योंकि उसमें से देते ही है, उसमें से 1-2 प्रॉब्लम आएगा। तो अक्लमंदी है कि अगर आपने पूरा सर्कल नहीं किया, छोड़ा है, तो 40-50 मिनट का वीडियो है, वो 1.5 या 2x पे देखो, फटाफट उसमें सम मार्क करो कि किस तरह के सम्स आते हैं। मैंने सम बाकायदा सॉल्व किए हैं उसके अंदर 21 से पूरे, तो उसको देखो कि कौन से। देखो MCQ में तो आएगा, MCQ में ऑप्शन नहीं है, MCQ में तो सर्कल आएगा, आ गया तो क्या करोगे। तो MCQ में सर्कल के टिपिकल कौन से प्रॉब्लम आते हैं वो मैंने उसमें सॉल्व किए हुए, तो वहाँ से देख लो। क्योंकि अब मैं सब चीज़ तो नहीं पढ़ा सकता ना, एक शाम में 2 घंटे के लिए बुलाऊंगा तो कितना पढ़ाऊँगा, तो आप वहाँ से देख सकते हो। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भाई, गलती करके भी उसमें से कुछ रॉन्ग मत करके आ जाना, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैथ्स 2 का प्रोबेबिलिटी है, उसमें कुछ भी रॉन्ग मत करना। वो बाइसेक्शन ट्राइसेक्शन वाले सब में घबराने का नहीं, वो है ना, एक सेगमेंट है, बाइसेक्ट हुआ है, ट्राइसेक्ट हुआ है, फिर उसके कोऑर्डिनेट्स होने, बच्चे घबरा जाते हैं उसके अंदर। क्यों घबराते हो भाई? हिस्से करने और पता करना है, एक बार 2:1 होगा, एक बार 1:2 होगा, और फिर जैसे डिवाइड कर रहे हो वैसा ही आएगा। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कुछ नहीं गलत करना, कुछ छोड़ के भी नहीं आना, बहुत आसान है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और सर्कल के अलावा मेंसुरेशन बचा। मेंसुरेशन, अगर आपका कैलकुलेशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न अच्छा है, फॉर्मूले थरो कर चुके हो, तो एंड में उसको रिवाइज़ कर लेना। अगर आपने पहले से उसको छोड़ के रखा है तो भाई छोड़ दो उसको भी। लास्ट के 5 दिन में मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा कि कुछ नया उठाओ और पढ़ो, क्योंकि 2 घंटे में मेंसुरेशन ख़त्म करा दूंगा मैं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, नहीं हो पाएगा आपसे। ऑनेस्ट ओपिनियन बता, अगर आपने नहीं उठाया तो मत करो। अगर आपने पहले से करके रखा है, बिंदास उठाओ, बिंदास पढ़ो, मसला नहीं है। आपने पहले से नहीं किया तो कुछ नया नहीं है। फाइनेंशियल प्लानिंग पहले से नहीं करके रखिए, बेसिक फाइनेंशियल प्लानिंग का स्ट्रक्चर देखो
कि CGST क्या होता है, SGST क्या होता है, वो क्या पढ़े थे, एट पार पढ़े थे, डिस्काउंट पढ़े थे, प्रीमियम पढ़े थे, वो सब क्या होता है वो पढ़ो। फेस वैल्यू क्या होता है, मार्केट वैल्यू किसे कहते हैं, और डिविडेंड किसे कहते हैं, ये बेसिक चीज़ें समझ लो। और इसके ऊपर छोटे छोटे 1 मार्क वाले क्वेश्चन 21 से उठाओ, 1 और 2 मार्क वाले क्वेश्चन वो करके चले जाओ फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर से, ठीक है। और मेरे को प्रोबेबिलिटी तो सब करके ही जाते, लीनियर इक्वेशन इंशाल्लाह सबको आता ही है, तो उसको नहीं छोड़ना। उसके अलावा ये क्वाड्रेटिक और AP भी बचा, प्रैक्टिस पर डिपेंड है। क्वाड्रेटिक AP मेरे को खास कर देखो, क्वाड्रेटिक में 1 सम 2 आएगा, 2 मार्क का वो वाला मिडिल टर्म को स्प्लिट करने वाला, हर साल आता है, सालों से आ रहा है, हमेशा आएगा, तुमको भी आएगा इंशाल्लाह। वो 1 सम आएगा और वही स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के लिए 1 क्वेश्चन उस पर आएगा, वर्ड प्रॉब्लम में आएगा क्वेश्चन, डेफिनेटली पक्का क्वेश्चन है, वर्ड प्रॉब्लम में 1 क्वेश्चन उसका आएगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेसिकली अच्छा करके जाओ तो ठीक है। AP के अंदर जो लास्ट एक्सरसाइज है, लास्ट एक्सरसाइज में वो कारगिल वाले प्रॉब्लम है, वो एक कारगिल वाला प्रॉब्लम है ना, वो करके जाओ। बच्चे छोड़ के आते हैं, एग्जामिनर थोड़ा भी शरारती हुआ और वो अभी पढ़ा रहा हो क्लास में, वो जानबूझ के वही प्रॉब्लम दे देगा कारगिल वाला, बोलेगा ये करके जाते नहीं, यही दे दूँ। अब 2 चीज़ें जो यूजुअली हम छोड़ देते हैं मैथ्स में पढ़ने के लिए, उसको आ जाएगा। प्रॉब्लम सेट का क्या माजरा है भाई, पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए, कितना आता है मैथ्स में, प्रॉब्लम सेट से कितना आएगा, लगभग मैंने कोई एस्टिमेट एग्जैक्ट नंबर नहीं है मेरे पास, वरना कोई वीडियो देखेगा तो बोलेगा ये कहाँ से लाया नंबर बताओ, ठीक है। तो मैं पहले क्लियर कर देता हूँ, ये कोई एग्जैक्ट एस्टिमेट नहीं है, पर लगभग पेपर के अंदर 10% आपको जो है प्रॉब्लम सेट से मिलेगा। ऑप्शन के अंदर मतलब ऑप्शन के साथ में 10% आपको प्रॉब्लम सेट से मिलेगा। तो पहले से प्रॉब्लम सेट किया तो ठीक है, नहीं किया तो अभी कोई ज़रूरत नहीं प्रॉब्लम सेट करने की। और हाँ, एक चीज़ कर लेना, प्रॉब्लम सेट में MCQ होते हैं स्टार्टिंग में हर चैप्टर के, बराबर है, वो MCQ ज़रूर करके आना, प्रॉब्लम सेट के MCQs ज़रूर करके आना, उसके जैसा या वही MCQ आपका पेपर में आ सकता है। इसके अलावा एक और एक हिडन चीज़ है मैथ्स में, है सॉल्व्ड एग्जाम्पल, हम लोग उसको देखते ही नहीं हैं, खासकर वर्ड प्रॉब्लम के जो सॉल्व्ड एग्जाम्पल होते हैं ना, वो हम उसको देखते ही नहीं है। अब एग्ज़ाम में जैसे ही क्वेश्चन आता है, अरे ये तो बाहर का क्वेश्चन दे दिए, चीटिंग कर दिए, देखोगे जाके तो बोलेगा तो सॉल्व्ड एग्जाम्पल में क्वेश्चन था। सॉल्व्ड एग्जाम्पल में 1-2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो पूरी एक्सरसाइज भी नहीं होते। सॉल्व्ड एग्जाम्पल मालूम है ना कहाँ होते हैं, एक्सरसाइज से पहले, जिससे हमको मालूम पड़ता है कि एक्सरसाइज का पैटर्न क्या होगा, वो करके जाओ, ठीक है। इसके अलावा जब मैथ्स का आंसर लिखो तो तुम्हारा इक्वल टू ऐसे लहरा कर नहीं जाना चाहिए, पहला इक्वल टू यहाँ है, फिर इक्वल टू यहाँ है, फिर ऐसा है, तुम सुपर मारियो तो नहीं खेल रहे हो, ठीक है ना, ऐसा नहीं आना चाहिए। आपका इक्वल टू ऐसा है ना, इधर है ना, फिर उसके नीचे इक्वल टू यहाँ आएगा, उसके नीचे इक्वल टू यहाँ आएगा। डायग्राम का बनाओगे ऐसा ना, ये पेज है, आपको BPT का थ्योरम लेकर डायग्राम बनाना है, तो बच्चे डायग्राम यहाँ बनाते हैं और फिर इतना लिखेंगे, फिर इतना, फिर यहाँ से ऐसे लिखना शुरू करेंगे। इधर बनाएंगे डायग्राम, इधर बनेगा डायग्राम, कोने पे बनेगा नहीं, बीच में बनेगा, उसके नीचे से लिखना शुरू करो। और डायग्राम इतना भी बड़ा मत बना दो कि आवले आधे पेज का डायग्राम बना देता हूँ, एग्जामिनर बुढ़ा हुआ तो दिखेगा तो उसको, तुमको ये सब नहीं सोचना है, वो सोच बोले है ना, कुछ बच्चे ओवर थिंकिंग कर देते हैं, कभी वो बुढ़ा निकला तो क्या करेगा, ऐसे तुमको नहीं सोचना है। बनाओ बीच में बनाओ डायग्राम, उसके नीचे से डायग्राम किससे बनाएंगे, पेंसिल से ना, नहीं कुछ होशियार बच्चे होंगे, मैं तो पेन से बना लूँगा, है ना, मैं तो साउथ का रजनीकांत, तो एकदम सीधा ऐसे हाथ से बनाऊँगा ट्राइंगल। फिर स्केल क्या यूज़ करने का भाई, स्केल इस्तेमाल करो, पेंसिल इस्तेमाल करो, शार्पनर पेंसिल इस्तेमाल करो और बनाओ, समझ गए। ये हुआ आंसर, नीचे लास्ट में लिखे हुए, लास्ट में आंसर को किस में करना होता है, बॉक्स में करना होता है, राइट। आंसर मैथ्स के 2 हिस्सों में डिवाइडेड है, अगर याद हो तो बता दूं। आप जब किसी चीज़ का आंसर लिखोगे तो फ़ौरन उसका जब आंसर शुरू करोगे तो पहले आएगा सल्यूशन, और जब पूरा फाइनल सॉल्व हो जाएगा तो उसके बाद आएगा आंसर, और ये आंसर अंडरलाइन बॉक्स में होगा। समझे क्या बोल रहा हूँ मैं। अगर सपोज करो आप वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकाल रहे हो तो यहाँ लिखोगे सॉल्यूशन, डेटा लिखोगे, टू फाइंड लिखोगे, शुरू करोगे। फाइनली सपोज करो 78.21 स्क्वायर सेंटीमीटर क्यूब आंसर आ रहा है, तो उसको यहाँ लिखकर बॉक्स में करोगे। ऐसा होगा मैथ्स में, आंसर ऐसे लिखा जाता है। अब जिन लोगों को लग रहा है कि हाँ, ये निकालने के बाद लास्ट में ही जो इसको बॉक्स बनाना, नहीं, अलग से आंसर लिख के बॉक्स बनाना पड़ता है। मैथ्स के टॉपर का पेपर बताया हूँ ना, उसके टॉपर के पेपर को देखो जाके फिर से। कौन से टॉपर का पेपर, जिनको नहीं मालूम बता दूँ, मैंने एक पेपर बताया जिसमें बोर्ड एग्जाम में एक बच्चे को 40 में 40 मिला है।
मैथ्स के अंदर, उसका पेपर उसने हैंड रिटन कैसे लिखा है वो डाला है, तो उसको जाके चेक करो कि वो कैसे लिखता है पेपर, और उसके अंदर देखो कि उसका फॉर्मेट क्या है लिखने का, डायग्राम किधर बना रहा है, उसका फॉर्मेट क्या है लिखने का, थ्योरम कैसे लिखा है, सॉल्व कैसे किया है, हम एक एक चीज़ को बारीकी से देखो जाके, तब तुमको समझ आएगा क्या बोल रहा हूँ मैं, समझे। तो ये ऐसा लिखा जाएगा, कईयों को मालूम ही नहीं है। अब कंस्ट्रक्शन के अंदर क्या करेंगे अपन, कंस्ट्रक्शन के अंदर बच्चे दो बातें करते हैं, पहले तो बोलेंगे मैं रफ़ डायग्राम नहीं बनाऊंगा, अब तुम कुछ भी बोल लो, मैं जानबूझ के रफ़ डायग्राम नहीं बनाऊंगा, टीचर ने जितना भी बोला है, मैं को रफ़ डायग्राम इधर बनाना, रफ़ डायग्राम इधर बनाना है ना, अब मैं क्या करूँगा, रफ़ डायग्राम भी ऐसे बनाऊंगा, बोले ले समझ ले ये है रफ़ डायग्राम, अरे रफ़ डायग्राम भी छोटा बनाओ, पेंसिल स्केल का इस्तेमाल करो, साफ शफाफ रफ़ डायग्राम बनाओ छोटा सा साइड में, नीचे फिर मेन डायग्राम बनेगा। अब बच्चा बोलेगा मैं मेन डायग्राम ऐसे बनाऊंगा, मिटा मिटा के पेज फाड़ दूंगा, पूरा पेज फाड़ दूंगा मिटा मिटा के। सुनो, अगर तुम्हारा कंस्ट्रक्शन सही नहीं हुआ, 2 बार रब करने का, तीसरी बार उस पर नहीं बनाएंगे, पेज को काटेंगे, टीचर की साइन लेंगे, अगले पेज पर डायग्राम बनाएंगे। कहाँ बनाएंगे, अगले पेज पर। वो बार बार रब करके ओवर राइटिंग नहीं करना कि पीछे का वो ब्लू लाइन ही पेपर की प्रिंटेड लाइन ही मिट जाए, नहीं करना, गंदा लगेगा। समझ में आया डायग्राम। और अच्छा, ये डायग्राम अपना जो ये कॉन्जॉइंट ट्रायंगल बनता है ना, ये ऐसा वाला ये बनता है ना, तो उसको ज़रा बीच में बनाना, कोने से मत शुरू करना, कोने से शुरू करोगे तो क्या वो अगले पेज पे चला जाता है या पेज ख़त्म होने लगता है। बीच में, सेंटर में, बीच में, अगर ये पेज है ना तो यहाँ कहीं सेंटर में वो डायग्राम बनेगा, ताकि हर जगह से वो दिखाई दे, एकदम कोने में नहीं, एकदम नीचे नहीं, बीच में डायग्राम बनेगा। और मेहरबानी करके डायग्राम बनाने के बाद क्या करेंगे, डायग्राम बनाने के बाद क्या करेंगे, नाम देंगे ना ट्रायंगल को। बच्चे नाम नहीं देते, मैंने बना दिया, एहसान कर दिया, नाम तू रख लो, तुम रख लो टीचर नाम, मैं नहीं रखूँगा। मैं क्लासरूम में नाम रख सकता हूँ अपने दोस्तों के, ट्रायंगल का नाम थोड़ी रखता हूँ मैं, है ना। ट्रायंगल का नाम रखो, नाम लिखो, मेजरमेंट नहीं लिखते बच्चे, ये लाइन कितने मेजरमेंट की, चलो गैस करो, 6 की है, एंगल 60 का, गैस करेंगे ना, टीचर तो डी लेके बैठेंगे, गैस करेंगे। अच्छा, और दूसरी बात, कंस्ट्रक्शन का डायग्राम चेक कैसे होता है, टीचर ऐसे फुल पट्टी लेके बैठते होंगे, अच्छा 6.6 था, 5 लिया तो मार्क्स काटो, ऐसा नहीं होता है। वो तुम्हारा कंस्ट्रक्शन देखेंगे, क्या देखेंगे हम, तुम्हारे आर्क होते हैं ना, आर्क, तुम्हारे आर्क्स जो है वो हमको बता देते हैं कि आपने डायग्राम सही बनाया नहीं। अगर आपने हाथ से परपेंडिकुलर बनाया, इक्वल एंगल बनाना होता है ना, याद आ रहा होगा, बता देता हूँ, इक्वल एंगल अगर नहीं याद आ रहा तो इसको बंद करके बताता हूँ, इसके बाद है हम चालू तो करेंगे इसको, पर बता देता हूँ। देखो, इक्वल एंगल बनाना होता है, ये ट्रायंगल है हमारा, दूसरा हमने नीचे यहाँ ट्रायंगल बनाया है ऐसे, और हमें इक्वल एंगल बनाना तो हम एक एंगल ऐसे कट करते हैं, बराबर है, ऐसा कुछ करते हैं ना। आप तुमने जानबूझ के हाथ से बनाया तो समझ आ जाता है, फिर वो एंगल चेक कर लेंगे, फिर डी उठाएंगे, चेक कर लेंगे एंगल इक्वल है नहीं, एंगल इक्वल नहीं तो मार्क्स कट जाएंगे, बोलेंगे झूठा झूठा आर्क बनाया। तो ये आर्क वार्क प्रॉपर बनाना, जहाँ जहाँ कटिंग वटिंग होती है आर्क प्रॉपर दिखना चाहिए, ऐसा नहीं कि आर्क नहीं दिख रहा, आर्क दिखे। और फिर डायग्राम याद रखो, ये सम बड़े इंपॉर्टेंट है, 4 मार्क के सीधे होते हैं ना, सीधा 4 मार्क का सम होता है ना, कोई फार्मूला नहीं है, कोई कैलकुलेशन नहीं है, कोई फार्मूला नहीं, कोई कैलकुलेशन नहीं, और 4 मार्क का सम है। पूरी बुक में ऐसी कैटेगरी का कोई सम नहीं है जिसमें ना फार्मूला लगे ना कैलकुलेशन लगे, ये काय को मार्क्स गवा रहे हो इस पर, बेवकूफ़ी होगी अगर तुम गलत करके आओगे तो। प्रैक्टिस करके आओ, हो जाएगा क्रैक, जिसको दिक्कत हो रही है प्रैक्टिस करके आओ, क्रैक हो जाएगा। 2-3 वीडियो देख लो या किसी को पूछ लो, कोई दोस्त से सिखा लो, सिखा देगा, क्रैक हो जाएगा। अच्छा, इसके अलावा रफ वर्क कहाँ करने का, लास्ट पेज पे लिखेंगे ऊपर ROUGH, रफ वर्क, और वहाँ करेंगे। पेपर के पेज की साइड में रफ वर्क नहीं करेंगे, वहाँ रफ वर्क नहीं करना आपको, ठीक है। दूसरे बोर्ड में अलग अलग है, वही आप ICSE में देखेंगे तो उनको साइड में रफ वर्क दिखाना पड़ता है, उनके बोर्ड में अलग है, हमारे बोर्ड में अलग है। तो आपको रफ वर्क कहाँ करना है, पीछे। जैसे कुछ बच्चे क्या होते हैं, जोश जोश में मेंजुरेशन का सम आ ही नहीं रहा, जोश जोश में क्या करेंगे, रफ वर्क उधर ही कर देंगे, उधर ही कहीं पे कर देंगे, फिर उसमें बॉक्स बना के ऊपर लिख देंगे रफ वर्क। ऐसा नहीं करना है, ख़राब इंप्रेशन, मार्क्स काटेगा टीचर अलग। इसके अलावा मेंजुरेशन के सम करोगे तो सम के नीचे यूनिट आएगा, एरिया निकालते तो यूनिट क्या आता है, सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर, जो भी। वॉल्यूम निकालते तो क्या आता है, हाँ, मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब। अगर यूनिट नहीं लिखोगे तो क्या होगा, आधा मार्क वहाँ भी कटेगा, वहाँ भी आधा मार्क कटेगा, और कटता है। मतलब ये सब कॉमन मिस्टेक है जो बच्चे करके आते हैं। समझ में आया, थक गए होंगे ना सुन सुन के, पर इतना सारा एब्जॉर्ब तो तुमको करना पड़ेगा,
2 ही घंटे की क्लास है ना, वो भी मैंने लेट शुरू करी है, तब भी मैं जल्दी बता रहा हूँ तुमको। और मैथ से के रिगार्डिंग कुछ पूछना है तो पूछ लो, यही फ्लो में कंटिन्यूएशन में कुछ पूछना है तो पूछ लो, वरना फिर बाद में तुम भी बोल जाओगे, मैं भी बोल जाऊँगा, और ऐसे बोलते बोलते अभी 2 बज जाएंगे फ़ोन। मैं हर साल लेता हूँ, मेरे को मालूम है ना, इतना टाइम हमको ज़्यादा ही है। एक हिस्ट्री से एक मैथ से रिलेटेड कुछ और पूछना है तो पूछ लो, कोई चैप्टर के बारे में पूछना है कुछ और, सोचो मत, पूछ लो। किसी को भी पूछना है मैथ से रिलेटेड कुछ तो पूछ लो, ये मत सोचो कि क्या सोचेंगे सर, नए बच्चे सोचेंगे एक ही बार तो आए हैं, क्या सोचेंगे, पूछ लो, कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। किसी को कुछ भी पूछना है, इंग्लिश वाले, उर्दू वाले, कोई भी पूछ सकते हो। फॉर्मूला नहीं लिखोगे मार्क्स कटेगा, मालूम है ना। फॉर्मूला लिखने पर मार्क्स है तो नहीं लिखने पर भी मार्क्स कटेगा। हाँ क्या हो गया, पक्का। चलो देखो, अब ये हिस्ट्री और पीएस के बारे में बता देता हूँ। हिस्ट्री, पीएस और ज्योग्राफी के बारे में, ये ऐसे सब्जेक्ट है यार, मतलब ऐसे समझ लो कि बस इसको याद कर लिया जाए और लिख लिया जाए, इसमें सीधा सीधा मार्क्स आता है, ना कोई फार्मूला है, ना कोई कैलकुलेशन है, ना कोई ग्रामर है। ये तो मतलब ऐसे समझ लो कि ये ऐसे चैप्टर है जो आपके फ्रीबीज़ है, गुडीज़ है। मोबाइल में जैसे एक्सेसरीज़ लेते हैं, कार में एक्सेसरीज़ लगाते हैं, ये आपकी एक्सेसरीज़ है। मतलब ये इतने ईजी चैप्टर, एक तो चैप्टर स्कोरिंग होता है, पढ़ना इनको आसान, समझना आसान और स्कोर करना काफ़ी आसान। इसमें कोई टिप देने की मेरे ख्याल से बात नहीं है, फिर भी बता देता हूँ। हिस्ट्री ज्योग्राफी के अंदर, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस या ज्योग्राफी के अंदर थोड़े बहुत फिलअप्स वगैरह थोड़े से आपको बाहर से मिल सकते हैं, तो उसके लिए टेक्स्ट बुक को रीड करके गए। इसके अलावा हिस्ट्री और पीएस तो आप पढ़ लेंगे। ज्योग्राफी के अंदर एक फैक्ट शायद काफ़ी बच्चों को नहीं मालूम है, ज्योग्राफी का पेपर कितने मार्क का आता है? अगर आप गिन लेंगे तो सिर्फ 8 मार्क के बड़े आंसर हैं, लगभग 32 मार्क्स आपको छोटे आंसर, मैप और ग्राफ ऑब्जेक्टिव्स पर है। यानी कि कोई बच्चे ने साल भर ज्योग्राफी नहीं पढ़ा, वो सिर्फ ऑब्जेक्टिव पढ़ा है, ज्योग्राफिकल रीजन पढ़ा है, मैप ढंग से करके आ रहा है, ग्राफ ढंग से करके आ रहा है, वो 32 मार्क ला रहा है। और मान लो कि वो 8 मार्क में से भी तुमने, वो 8 मार्क का जो है ना बड़े ब्रीफ, उसमें से भी एक चीज़ बता देता हूँ। 8 मार्क के अंदर आपको 3 ब्रीफ में से 2 लिखने होते हैं, बराबर है? हाँ, 3 में से 2, सही बोल रहा हूँ ना? गलत बोल रहा हूँ तो करेक्ट कर लेना। उसमें से भी याद रखना, अक्सर बार होता है कि बुक के फर्स्ट हाफ से एक ब्रीफ ज़रूर आएगा, पैटर्न होता है ये। आपने देखा नहीं है, मैंने देखा है, बुक के फर्स्ट हाफ से। तो अगर किसी को पूरी बुक नहीं याद है तो वो आधी बुक के बड़े आंसर याद करके आओ, एक तो लिख के आएगा। और भी बात याद रखो, सारे पेपर के अंदर, खासकर मराठी, हिंदी, इंग्लिश पेपर के अंदर आपको अक्सर बार पहला पैसेज जो है वो बुक के फर्स्ट हाफ से ही मिलेगा। मेजॉरिटी टाइम्स बोर्ड में ये होता है कि बुक का पहला हाफ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू सेकेंड पार्ट। बुक का पहला हाफ ज़रूर अच्छे से करके जाओ, क्योंकि वो बड़ा इंपॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू सेकेंड हाफ। तो पहले हाफ में से ज़रूर पढ़ के आना अगर पीछे से छोड़ रहे हो तो, ठीक है। तो और मैप आई होप सो सब क्लियर होंगे। मैप, ग्राफ है, प्रैक्टिस करके जाओ। वो इंडिया ब्राज़ील के जितने मैप है सारे भरो, फिलअप करो, क्योंकि वो बहुत आसान है स्कोर करने का। और हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस में स्ट्रेट फॉरवर्ड है, अक्सर आंसर तुमको मिल जाएंगे टेक्स्ट बैक के। और मेरे ख्याल से अक्सर लोगों की हिस्ट्री ज्योग्राफी में मार्क्स अच्छे ही आते होंगे, ठीक है। तो उसमें कोई दिक्कत मेरे ख्याल से तो आपको नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा, इस सारे पेपर के अलावा एक बहुत बुरी आदत है जो बच्चों में होती है। वो बुरी आदत ये है कि पेपर कंप्लीट होने के बाद बच्चे अपना पेपर रीड नहीं करते। मैंने क्लासेस में भी देखा है, बच्चे फ़ौरन पेपर देखे, लो मैं जा रहा हूँ, जिसने घर पे कुछ काम है, ठीक है। तो बस पेपर दे के रीड करो, पेपर रीड करो। रीड करने से क्या होगा, अपना पेपर रीड करोगे, ख़त्म हो गया, अपना पेपर रीड करो। रीड करने से क्या होगा, रीड करने से क्या होगा बताओ ना, क्या होगा? मिस्टेक्स पता लगेगी, है ना। हमारी कोई मिस्टेक होगी तो बताओ, रीड करने पे आपको मिस्टेक मिलेगी। हाँ, मिस्टेक मिलेगी। इसके अलावा खुद को असेस करना सीखोगे, खुद को चेक करना सीखोगे। भाई मैं इतना भी भयंकर लिख सकता हूँ, जब लिखने के बाद रियलिटी वाला पड़ेगा, लेकिन इतना ख़तरनाक कंपोजर मैंने लिख दिया, शेक्सपियर उठ के आ जाए, है ना। तो खुद को असेस करना सीखोगे तो वो तुमको थोड़ा सा उससे मालूम पड़ना शुरू हो जाएगा। तो ये लगभग हमने सारे सब्जेक्ट्स को यहाँ पर कवर किया, ये सारे प्रेजेंटेशन के टिप्स को कवर किया। सब वीडियो फॉर्मेट में आपके पास अवेलेबल रहेगा, तो आपको जब रिवाइज़ करके या पेपर से पहले देख लेना, या कुछ अगर आपको लगे तो उस वक्त कर लेना। इसके अलावा मैथ्स का जब पेपर होगा और आंसर शीट मिलेगी तो लास्ट पेज पर ट्रिग्नोमेट्री का टेबल पहले से बना कर रख लेना।
अगर वैल्यूज अच्छे से याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो पहले ही ट्रिग्नोमेट्री का टेबल वहाँ बना कर रख लो, क्योंकि आप लोग को एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में से सम्स आएंगे तो आपको ट्रिग्नोमेट्री के टेबल में से वो एंगल निकालने पड़ेंगे। अक्सर आपको tan थीटा वाले मिलेंगे तो tan 60 हमेशा याद रख लो। कुछ बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के वैल्यू हमेशा याद रहने चाहिए, जैसे sin 90 क्या होता है 1 होता है, cos 0 क्या होता है 1 होता है, ठीक है। tan 60 क्या होता है √3 होता है, sin 45 और cos 45 क्या होता है 1/√2 होता है, tan 45 फिर क्या होता है 1 होता है। तो कुछ ये बेसिक कुछ जो वैल्यूज़ बताएंगे, एटलीस्ट पूरा टेबल नहीं तो ये वैल्यूज बाय हार्ट होनी चाहिए। बाकी साइंस में फॉर्मूल, मैथ्स में फॉर्मूले है, ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारे फॉर्मूले है, ट्रिग्नोमेट्री में प्रूफ वाले समझे तभी ऐसे 10-12 ही सम है, वो प्रैक्टिस करके आओ, उसमें से एक सम ज़रूर आपको इंशाल्लाह पेपर में मिलेगा, बहुत ज़्यादा चांस है कि वो मिलेगा, तो उसको छोड़ के जाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल मतलब बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये आपके लिए फालतू चीज़ रहेगी अगर आप उसको छोड़ के चले गए तो, बिल्कुल नहीं है। थोड़ी बहुत मेहनत है और उसको पढ़ लो तो वो हो जाएगा। और एग्ज़ाम के दिन पढ़ने का कैसा है, मतलब जिन बच्चों ने साल भर पढ़ा है उनको ये बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जिन्होंने साल भर नहीं पढ़ा और उनको लगता है कि भाई अब क्या करेंगे कैसे पढ़ेंगे, ये गैप का दिन जो आएगा बीच में, एक दिन पेपर रहेगा, शाम में गैप रहेगा, एक दिन पूरा गैप रहेगा, फिर अगला पेपर रहेगा, है ना, ऐसा ही है ना, मेजॉरिटी टाइम्स आपका पेपर ऐसे। तो गैप वाले दिनों में कैसे पढ़ेंगे, जो बच्चों को पढ़ने की आदत नहीं है तो कैसे पढ़ेंगे? देखो उसके लिए क्या करना है ना, जिनको पढ़ने की आदत नहीं है उनको बैठने का रहता है, बार बार फ़ोन लेके बार बार बैठने का रहता है। सबसे पहली बात तो जब पढ़ने बैठना उस टाइम पर, उस गैप में पढ़ने बैठना तो अपने फ़ोन को दूर कर देना, इतना दूर करना कि फ़ोन की वाइब्रेशन तक के सुनाई ना दे, इतना दूर कर दो। दूसरी बात, चैलेंज लेके बैठ जाओ कि पढ़ना है, हाँ चैलेंज लेके बैठ जाओ पढ़ना है। चैलेंज लेके बैठ जाओ मतलब क्या, ईगो पे ले लो बात, आदमी की ईगो पे लगती है ना तो उसको ज़्यादा हर्ट होता है। ईगो पे ले लो कि भाई मेरे को पढ़ना है, मैं उठूँगा ही नहीं, क्या हो रहा है मराठी याद नहीं हो रहा तो क्या हो रहा है, नहीं क्या करने का, क्या टिप है, बच्चे पूछते हैं मराठी याद ही नहीं हो रहा, वो हो ही नहीं तो क्या करने का, और पढ़ मराठी, हाँ सिंपल यही है, नहीं आ रहा तो और पढ़, एक टाइम आएगा तुमको आने लगेगा। मैं मैथ साइंस का टीचर हूँ, मेरा 10th में वीकेस्ट सब्जेक्ट मैथ्स होता था, क्या करता था मैं मैथ्स के लिए, और मैथ्स पढ़ता था और मैथ्स पढ़ता था। 10th में एक पॉइंट ऐसा आ गया था, हमको क्वेश्चन अगर दिखता था तो उसका आंसर याद होता था। हाँ आज भी कई सारे बच्चे 10th में ऐसे जिनको अपना क्वेश्चन दिखेगा तो उनको आंसर याद होगा, क्योंकि वो इतना पढ़ चुके हैं। नहीं याद हो रहा मराठी ना तो बैठ के और पढ़ो उसको, साइंस नहीं आता तो उसको बैठ के कब तक पढ़ने का, कब तक पढ़ोगे, अभी जब तक नहीं हो रहा पढ़ो, हाँ उसको पढ़ के कंप्लीट करो, इतना पढ़ के जाओ कि तुमको ये तुम अपने लेवल से 10% ऊपर लाओ। अगर आप 60 लाने वाले तो 70 का पढ़ के जाओ कि उतना मेरा बेयर मिनिमम होना चाहिए, उतना आपको बिल्कुल से बिल्कुल अच्छे से करके जाना है। इसके अलावा एग्ज़ामिनेशन हॉल से निकलेंगे तो क्या करेंगे, एग्ज़ामिनेशन हॉल से निकलेंगे तो पहले आधा घंटा खड़े रह के एग्ज़ामिनेशन हॉल के बाद बात करेंगे। लड़के तो तब तक खड़े रहते जब तक हवलदार भगा ही नहीं, तब तक खड़े, मतलब वो हवलदार को भी तो देखेंगे कैसे दिखता है ना, मुझे है कि नहीं उसकी, ऐसा नहीं। क्या करेंगे, एग्जामिनेशन हॉल के बाहर निकले पेपर डिस्कस करेंगे, है ना, तेरा 5 मार्क का होंगे, मेरे झूठ बोलेगा कोई बच्चा, बोलेगा मेरा तो 10 मार्क का होंगे, अच्छा घर पे जाके मालूम पड़ेगा उसको तो कुछ भी रॉन्ग नहीं हुआ। आप पेपर डिस्कस करेंगे ना, वो बच्चे क्या करते हैं शाम का जो गैप होता है ना उसमें एक दूसरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, अरे याद आया उसका आंसर ये था, फिर वो गूगल पे चेक करेगा, अरे आंसर तो ये था, फिर कोई यूट्यूब पे बताएगा अरे आंसर तो ये था, वो शाम पूरी पेपर डिस्कस करने में निकल जाते हैं। नहीं करना है। एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकले, खाली किसी को बोलिए भाई पेपर कैसा गया, अच्छा गया ख़राब गया, जो बोल लिए बस एक एक क्वेश्चन निकाल के बच्चे यही कर देंगे, ये किताब है ये ले ली, अरे इसका आंसर तो ये था, वो गटर में भी गिर जाएगा तो निकल जाएगा, तो ये आंसर है, देख ये आंसर है, सुन ये आंसर है, नहीं सुनना है, हो गया ना पेपर। अपनी थैली बैग उठाओ, रिक्शा पकड़ो, पैदल जा रहे हो जो भी हो, घर पे निकलो, नमाज का टाइम है तो नमाज़ पढ़ो, मस्जिद में जाओ नमाज़ पढ़ो और चुपचाप घर पे निकल जाओ, चुपचाप घर पे जाओ। कोई डिस्कशन पेपर की करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, किसी भी पेपर की डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं है, कतई नहीं। ना उसमें ज़्यादा होशियार बनना कि भाई मैं निकाल लूँगा, उससे क्या होगा, डिस्कस करने से क्या होता है मालूम है ना, अगले पेपर के लिए टेंशन आता है, किए होंगे ना स्कूल के प्रीलिम्स में, अगले पेपर के लिए टेंशन नहीं करो। और तुमको इतना ही है कि रहा नहीं जा रहा भाई, तो क्या करो, लास्ट पेपर जब हो जाए तब आराम से बैठो, क्वेश्चन पेपर लेके बैठो, मार्क करो उसमें, मेरे को इसमें इतना मिल सकता है, इतना मिल सकता है। मैंने यही किया था 10th में, मेरा हो गया था 10th, लास्ट दिन मैं सारे पेपर लेके बैठा और लिटरली मैंने अपने आप को कम से कम मार्क्स देने की कोशिश करी। और फिर मैंने बोला अच्छा ठीक है,
मेरे को जितना नंबर चाहिए उतना सेटिस्फाइड मेरे को नंबर मिल रहा है तो मैं यहाँ सही है मेरे लिए, तब इत्मीनान आता है। फिर छुट्टी आती है, छुट्टी एंजॉय करो, रमज़ान आता है छुट्टी एंजॉय करो, और बाकी इसके बीच में फ़लाना चीज़ आई तो वो कुछ भी नहीं करनी, ठीक है। तो मोस्टली सेशन यहाँ पे ख़त्म होता है। अब इसके अलावा पौने अभी अब हमारे 15 मिनट है, मैं छोड़ दूँगा, टेंशन मत लो, और बताऊँगा नहीं मैं आपको। अगर आपको किसी को कुछ भी पूछना है, छोटी से छोटी चीज़ है, बहुत जेन्युइन डाउट है, तो अब आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, स्कोप आपको क्वेश्चन पूछने का है अभी। हाँ बोलो। नहीं वीडियो चालू रखो। हाँ बोले सवाल है तो मैं खुश हो गया, बोला लाओ बोलेंगे। किसी को कोई भी जेन्युइन डाउट हो तो पूछ सकता है। नए बच्चे, पुराने बच्चे, जो रिवीजन में आ रहे हैं वो पूछें, एकेडमी के बच्चे पूछें, यहाँ जो आ जाएँ वो पूछें, कुछ भी डाउट हो तो हाँ बोलना। क्या यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है, मेन क्वेश्चन नंबर यहाँ आएगा, सब क्वेश्चन उसके नीचे आएगा। मतलब A1 A2 हाँ यहाँ पे मेन क्वेश्चन आएगा ए। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 लिख रहे थे, यहाँ पे भी क्वेश्चन नंबर 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ लिख दिए बस हो गया, समझ जाएंगे। कुछ पूछना है तो भाई पूछ लो। इस दरमियान में बोर्ड एग्ज़ाम में जाओगे तो बहुत ज़्यादा सच धज के मत जाना, ठीक है। क्या बोलते हैं आपकी भाषा में, डीसी मार के नहीं जाने है ना, तो डीसी मार के नहीं जाने का अपने को। हाँ कंफर्टेबल क्लोथ्स में जाओ। 3 घंटे का पेपर है, 5 घंटे की तैयारी है, याद रखना। घर से निकल के घर तक आए तक 5 घंटे हो जाएंगे, तो इट्स अ लॉन्ग फॉर्म। अगर 3 घंटे का पेपर है, आधे घंटे पहले एंटर कराएंगे वो लोग, है ना, तो इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस। तो कपड़े कंफर्टेबल पहन के आना, जो पहन के जा सकते हो, जूते चप्पल जो भी पहन रहे हो कंफर्टेबल पहन के आना। और जो लोग चश्मा पहनते हैं वो स्पेयर में भाई एक चश्मा रेडी रखो। हाँ छोटी छोटी बातें हैं, पर एक स्पेयर, खुदा ना खाता कभी चश्मा टूट गया तो क्या करेंगे एग्ज़ाम के टाइम पे फिर, है ना। हाँ, मजबूर लोग हो जाएंगे। ठीक है, तो चश्मा वश्मा रेडी रखो एक अपना। छोटी बातें हैं पर याद रखो उसको। लास्ट 5 दिन में अपने आप को डीमोटिवेट मत कर लो, ठीक है ना। लास्ट 5 दिन में आपको कुछ भी डीमोटिवेट नहीं करना अपने आप को। किसी की तरह सोचना नहीं है कि ये टॉपर है तो मेरे को उसकी तरह बनना है। आप किसी भी इंसान की तरह बनेंगे ना तो लाइफ में ना अपने आप को उससे हमेशा कम ही पाएंगे, क्योंकि उसके अलावा भी कोई होगा जो उससे थोड़ा ज़्यादा होगा। आप अपना बेस्ट देने की कोशिश करो, इतना हार्ड वर्क करो, इतना हार्ड वर्क करो कि जब रिज़ल्ट आए तो ये नहीं लगे कि थोड़ा और पढ़ लेता तो आ जाता। भले से आपके 60 नंबर आए, मैटर ये नहीं करता आपके 60 आए 90 आए, ये मैटर नहीं करता। मैं हमेशा ये कहता हूँ ना, अल्लाह नंबर दे पर बरकत वाले नंबर दे। क्यों मालूम है? मैटर ये नहीं करता आपके 60 आए 70 आए 90 आए, ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आपने हार्डवर्क करना सीखा ही नहीं सीखा। कई बच्चे अव्वल दर्जे के नंबर लाते हैं क्लास 10 में और लाइफ में बहुत पीछे हो जाते हैं। कई बच्चे 60 लाते हैं 70 लाते हैं पर लाइफ में कुछ कर जाते हैं, क्योंकि वो हार्डवर्क 10th स्टैंडर्ड आपको हार्डवर्क सिखाता है। और क्या सिखाता है? हार्डवर्क सिखाता है। मेरे को तो 10th स्टैंडर्ड ने यही सिखाया था कि हार्डवर्क बहुत करना होता है, तो हमने वही सीखा उससे। परसेंटेज क्या मैटर करता है? 1 पॉइंट का नहीं मैटर करता। आया ठीक है, नहीं आया कोई बात नहीं। लाइफ का आखिरी एग्ज़ाम थोड़ी है, लाइफ का पहला एग्ज़ाम है तो आखिरी नहीं है, तो ये भी इतना मैटर नहीं करेगा। बट ये है कि रिज़ल्ट आने के बाद ये मलाल नहीं रहना चाहिए कि मेरे नंबर और आ सकते थे, हम पढ़ सकते थे। फिर से मैं पूछ रहा हूँ, कोई सवाल है तो पूछ लो, नहीं है तो फिर हम सेशन को एंड कर देंगे। इसके अलावा आप जो व्हाट्सएप ग्रुप पर हैं, रिसेंटली मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया फिर से, क्योंकि बच्चे बार बार ज्वाइन होते हैं और बार बार उनको फिर से चीज़ें भेजनी पड़ती हैं। तो मैं एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया है, उस पर ऐसा है कि जो बच्चा बाद में भी ग्रुप ज्वाइन होगा तो पीछे जितनी भी चीज़ें भेजी गई हैं उस पर अवेलेबल रहेगी। अब हर पेपर से पहले उसकी शाम में जो चीज़ें पढ़ने का तरीका है, या तो वीडियो के फॉर्मेट में या जैसे मेरे को टाइम मिलेगा रिटर्न फॉर्मेट में मैं भेजा करूँगा हर पेपर से पहले। तो जो बच्चे ग्रुप पर हैं वो ग्रुप पर रहें, वहीं से आपको वो चीज़ें मालूम पड़ती रहेगी। और पेपर में जो एक दिन का गैप है, शाम वाला गैप है, या एक अर्ली मॉर्निंग का है, मतलब सपोज़ करो मंडे पेपर हुआ तो मंडे की शाम और ट्यूसडे का दिन है, तो ट्यूसडे की शायद अर्ली मॉर्निंग, तो शायद उस टाइम में मैं 2 घंटे की एक क्लास रखूं जिसमें इंपॉर्टेंट चीज़ रिवाइज़ कराऊं या आपको वैसे ही बता दूं, फ़ोन के थ्रू बता दूं। तो मैं 2 घंटे की क्लास रख सकता हूं। जो लोग आए हैं मोस्ट वेलकम है, वो भी आ सकते हैं, बच्चे तो बाकी आते हैं। अगर आपको आना है तो आप भी आ सकते हैं, कोई इसमें मुश्किल नहीं है, इसके कोई वो नहीं है, फ़ीस वगैरह नहीं है इसकी, मैं हर साल करता हूँ। ठीक है, तो चलो कुछ नहीं पूछना है तो हॉल टिकट तो सब मिल गई होगी, जांच लिए होंगे सब। बंद कर दो वीडियो, हॉल टिकट तो मिल